हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो फाइनली जिसमें हमारा हार्ट रेट खुद का तेज हो जाता है, जिस चैप्टर में इतना बड़ा सिलेबस देखकर, वो फाइनली आज हम लोग पार्ट 3 में ख़त्म करेंगे। जैसे हमारा पार्ट 1 और 2 इंटरेस्टिंग, आई प्रॉमिस कि पार्ट 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जो मैं पार्ट 1 में आपको बोली थी कार्डियक किंग और कार्डियक क्वीन का टास्क, वो फाइनली आप फील करोगे कि हाँ, कार्डियक में हमें नॉलेज है। और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में। आप खुद पीडीएफ में देख सकते हो, पीवाईक्यू वहाँ पे मैं दे दूँगी। इन सबका नोट सबको व्हाट्सएप चैनल पे वैसे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। वो पेड है बट अफोर्डेबल है। उसमें बहुत सारे फीचर है, जितने भी आईएनसी का टॉपिक है सारा एग्जाम टाइम में पढ़ना क्या है वो सारे टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि पीडीएफ में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं। 15 मार्क्स तक इसमें आते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाना है, सारी चीज़ें ये सब रहती है। सो आज का टॉपिक क्या बचा था हमारा, और इससे फ्लो में लाने के लिए हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का देखना होगा। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग क्या बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आप न्यूअर स्टूडेंट हो, मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन आईएनसी सिलेबस से ही आते हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी का एक आध दो पेपर अपने सीनियर्स का देख सकते हो। एज इट इज क्या है, हाइपरटेंशन आपको पूछ देगा, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हाइपर डिजीज। तो ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने के लिए। सो देख लेते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। रिव्यू ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोग अच्छे से इफेक्टिव वे में समझने के लिए टॉपिक के साथ इंक्लूडेड हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को अच्छे समझ में। लाइक का जो वैस्कुलर सिस्टम था, वेसल्स की क्या लेयर है, वॉल्व कितने हैं, तो वो जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो अच्छे समझ में आ रही थी। नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, जिसमें कि नर्सिस का क्या रोल है, कैसे हिस्ट्री, जैसे आप कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन आ रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, तो वह पहले ही आपको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में। तो वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि कार्डियो से रिलेटेड आप कैसे हिस्ट्री लोगे, आपका पेन कैसा है, आपके फैमिली में डिजीज कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। कुछ एरिया था वो हम लोग देख के आए, 6 एरिया कि कहाँ पे हमें कौन सा साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट आया था इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव कार्डियो प्रोसीजर। अब ये इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के लिए, क्योंकि हम लोग डिसरिथमिया पढ़ेंगे। यहाँ ही इनवेसिव में जिसमें इंसिजन लगती है, एंजियोप्लास्टी था, कैथेटराइजेशन था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। नॉन इन्वेसिव जिसमें कोई भी कट नहीं लगता है, जिसमें ईसीजी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ये सब हम लोग देखे थे। ईसीजी आज के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो उनके लिए मेरा जनरल रिकमेंडेशन है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड। आप ये वीडियो देख लो ताकि आपको फ्लो वे में सारी चीज़ें समझ में आए। वैस्कुलर के बाद हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखे थे, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सब में क्या प्रॉब्लम थी, O2 मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे हार्ट में होता है। उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो फिर वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होती थी। इसके बाद वल्व्यूलर डिसऑर्डर, जिसमें कि कंजेनाइटल एक वर्ड, जिसमें एस्टोनोसिस और रिगर्जिटेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकल जो फेरेंजाइटिस का कंडीशन पहले को कॉज कर रहा था, अब वो कई में ठीक हो जाता है, कई में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद अपने ही सेल्स पे, जैसे कि अपने ही सेल का ज्वाइंट का मिमिक्रिंग करता है, तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम लेयर, एंडोकार्डाइटिस मतलब इनर का लेयर, जिसमें वाल्व भी जिससे बने रहते हैं हार्ट का। इसके बाद कार्डियोमायोपैथी पढ़े थे, इसका 3 टाइप, डायलेटेड वाला, स्टीफ जो भी कंडीशन था पूरा हम लोग डिस्कस करके आए हैं। आज हम लोग फाइनली देखेंगे कार्डियक डिसरिथमिया। सो इम्पॉर्टेंट था इस सब का फ्लो में लाने के लिए। सो चलिए देखते हैं हम लोग कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया क्या है। डिसरिथमिया को हम लोग एरिथमिया भी बोलते हैं, तो कभी भी एग्जाम में एरिथमिया आ जाए तो आपको ये घबराना नहीं है, वही कंडीशन है जो आप पढ़ के जाओगे। क्या है, रेफर टू द एनी कार्डियक रिदम दैट डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल रिदम। लाइक जब मैं आपको ईसीजी पढ़ाई थी, थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दी। तो ईसीजी क्या था, जब भी ग्राफी शब्द आता है तो वो प्रोसीजर को शो करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहा है मीन्स कि आपके पास जो रिपोर्ट आया उसको शो किया जा रहा है।
इट असेस द रिदम ऑफ हार्ट। रिदम क्या होता है? लाइक किसी म्यूजिक का एक रिदम में चलना, लय में चलना। उसी तरह से हमारे हार्ट का कि पहले पी वेव आएगा, फिर क्यू आर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो ये एक तरह से रिदम को बताता है। इसको कौन दिया था? तो विलियम इनथॉन। एक लार्ज बॉक्स जो ईसीजी में रहता है उसको जाने में 0.2 सेकेंड लगता है। लार्ज बॉक्स के अंदर 25 बॉक्स स्मॉल बॉक्स रहते हैं, लेकिन बेसिकली इधर वाला मतलब नीचे वाला देखा जाता है तो वो 0.04 सेकेंड का आता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि वेव के बारे में। पी वेव जो है वो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर इसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं, उसको शो करता है। इसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। टी वेव क्या शो करता है? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं, रिपोलराइज होते हैं, उसको शो करता है। पी आर इंटरवल इसमें क्या शो कर रहा था कि ये एट्रिया से वेंट्रिकल में आने में कितना टाइम लगता है, वो चीज़ों को ये शो करता है। आर इंटरवल क्या शो करता है? ये शो करता है हार्ट रेट। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 आर इंटरवल के बीच में जितने भी बॉक्सेस आएंगे वही हमारा हार्ट रेट बता देता है। कैसे बताता है हार्ट रेट को? जब हम लोग 300 बाई नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स कितने आर के बीच में आ रहे हैं, 2 आर को लो, आप गिन लो तो उससे हार्ट रेट बदल जाएगा। अगर आप स्मॉल बॉक्स गिनना चाहते हो, उससे हार्ट रेट निकालना चाहते हो तो 300 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और वही आर वेव को मतलब वहाँ पे इससे डिवाइड कर दो, जिससे हमें हार्ट रेट पता चल जाए। तो जो चीज़ें समझाई वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको डिसरिथमिया समझने से पहले आपको थोड़ा सा ईसीजी के बारे में समझना होगा। तो नॉर्मल साइनस, ये कंडक्शन सिस्टम भी यहाँ पे देखना होगा। एक हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अगर हम लोग देखें, कंडक्शन सिस्टम को ही हमारा ये ईसीजी बता रहा था। तो नॉर्मली ये तो बिल्कुल भी मेडिकल और डायग्राम नहीं है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। ये एसे नोड जो कि साइनो एट्रियल नोड है, नेचुरल पेस मेकर इसे बोलते हैं। इसी से हमारा एवी नोड में इम्पल्स आएगा, फिर बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर। इसी से ऑटो रिदमिसिटी हमारे हार्ट में जनरेट होती है, जिससे हमारे हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐसे आप देखोगे नॉर्मल साइनस रिदम जब हमारा एसी नोड जब रिदम देगा, ये जब इम्पल्स भेजता है तो उसको हम लोग नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं, जो ओरिजिनेट होता है एसी नोड से। एंड इसका कैरेक्टर कैसा है कि इसका रेट होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 से 70 बीट पर मिनट, ये हमारा जो हार्ट रेट है वो शो करता है। नॉर्मली एवरेज देखें तो 72। पी वेव क्या दिखाता है? आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट जो करता है उसी को डिपोलराइज बोलते हैं। पी आर इंटरवल क्या शो करता है? कुछ नहीं, तो आप इतना ध्यान रखना कि एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने में कितना टाइम लगा, वो बेसिकली शो करता है। जब भी ब्रैडिकार्डिया होगा तो ये बेसिकली इंक्रीज रहेगा। क्यू आर कॉम्प्लेक्स देखें तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है कि मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। टी वेव वही रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का रिलैक्स होना, और रिदम जो कि जब हमारा एसी नोड से इम्पल्स जनरेट होगा तो वो रेगुलर होना चाहिए। बट ये जो डिसरिथमिया है उसमें कंडीशन जो है वो अल्टर होता है। लाइक कितने टाइप के डिसरिथमिया होते हैं जिसमें रिदम जो है वो अल्टर होगा, या फिर हमारे ईसीजी वेव, ये जो नॉर्मली एसी नोड से इम्पल्सेस है वो बेसिकली नहीं जाते हुए दिखेगी, तो उसके लिए बेसिकली 9 हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसमें यही प्रॉब्लम आएगा कि एसी नोड से इम्पल्स जनरेट होती है तब हमारा हार्ट कोऑर्डिनेटेड वे में, कि पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब डिपोलराइज हुआ, इसके बाद वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ, इसके बाद जो है वो हमारा वेंट्रिकल रीपोलराइज मीन्स कि रिलैक्स होता है। बट अगर ये एसी नोड से ना इम्पल्सेस जनरेट हो गए, कहीं और से इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, तो ये एरिथमिया या फिर डिसरिथमिया की कंडीशन शो करता है। बस आप नाम को समझो कि एरिथमिया मीन्स कि मतलब रिदम है मीन्स सही, और जब एरिथमिया या फिर डिसरिथमिया क्या कि उसमें एबनॉर्मलिटी, तो वही चीज़ें बस हमें डिस्कस करना है। कभी कभी ये हमारा जो एवी नोड है, ये इसके कहीं एट्रिया में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इधर वेंट्रिकल से कभी कभी ये सेल्स जो है वो पेस मेकर की तरह काम करेंगे, और ये एबनॉर्मल जो है वो इम्पल्सेस मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से ये सारी कंडीशन जो है रिदम जो है वो एबनॉर्मल देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे साइनस ब्रैडिकार्डिया। साइनस सब जहाँ भी आप सुनोगे इस कंडीशन में मीन्स कि वो एसी नोड से इम्पल्सेस आ रही है, तो इसमें रिदम मतलब इसमें जो है कंडीशन वो ठीक रहेगी, बस लेट से आएगा। ब्रैडिकार्डिया मीन्स कि हार्ट रेट डिक्रीज होगी। सो क्या बोल रहा है कि इन साइनस ब्रैडिकार्डिया हार्ट रिदम जो है इनिशिएटेड इन द साइनोएट्रियल नोड, एसी नोड से ही आएगा एट अ रेट ऑफ लेस देन, बट रेट इसका कितना होगा 60 बीट पर मिनट, मतलब ऐसे नॉर्मली 72 एवरेज भी जाना चाहिए, बट अगर 60 से कम है तो ये ब्रैडिकार्डिया कंडीशन है। क्या कारण हो सकता है?
किस कंडीशन में एसी नोड जो है वो मतलब जो 1 मिनट में 72 बीट आना चाहिए वो नहीं देता है। तो सबसे पहला एक है ट्रेन एथलेट्स। ट्रेन जो एथलेट होते हैं उनका ऐसा मतलब उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनकी वेगल टोन जो है वो हाई कर दिया जाता है। इंक्रीज पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, वेगस से ये वेगस और पारासिम्पैथेटिक हार्ट का जो है वो कनेक्शन है, तो जिसके वजह से इनमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आ जाता है कि इनकी हार्ट रेट जो है वो 60 से नीचे हो जाती है। सारा चीज़ नॉर्मल रहता है, इनको डॉक्टर के जाने की भी मतलब ये नहीं रहती। मतलब ये ज़्यादा जब ये दौड़े या फिर जब वो खिलाड़ी जो भी अपना काम करे, जो भी प्लेयर ऐसा काम करे, तो उनकी हार्ट रेट एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उस टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो इस तरह से इनका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उन लोगों में साइनस ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलती है। कैरोटिड अगर साइनस मसाज करते हो तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली एक्टिवेट होगा। देखो हार्ट रेट का क्या है, बेसिकली हमारे हार्ट का जो मसल है उसमें ये एसी नोड जो भी हैं उनमें ऑटोरिदमोसिटी की कंडीशन होती है। बस एक जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक आता है। पारासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से कनेक्शन है, ये जब भी एक्टिवेट होगा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और ये एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। सो ये एक तो हमारा कैरोटिड साइनस मसाज देखे कि उस पर अगर मसाज करने के बाद ऐसे भी जब फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे मसाज करने के बाद ये ठीक करने का भी काम करता है, आगे भी आप पढ़ोगे। साथ ही साथ इंक्रीज वेगल टोन, पहले ही मैं समझा दी कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक वेगस का ये टोन ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट को ये डिक्रीज कर देता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, याद करो T3 T4 हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बट इस कंडीशन में अगर कम रहा है तो ये कंडीशन ब्रैडिकार्डिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो ये भी क्या करता है, इसमें जो बेसिकली बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो वेगल टोन को इंक्रीज, इस टाइम पे जो बाइल सॉल्ट इंक्रीज होता है तो उसके वजह से वेगल टोन इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हार्ट रेट डिक्रीज मिलता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो सोचो आप, ब्रैडिकार्डिया में हो क्या रहा है, हमारा हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उससे कार्डियक आउटपुट कम निकलेगा, जिसके वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन, ब्लड में वेसल्स पे प्रेशर कम लेगा तो हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। स्किन कूल रहते हैं, ब्लड सप्लाई सही नहीं है तो पेल हो सकता है, सही से ना मिलने की वजह से, सही से O2 ना मिलने की वजह से वीकनेस हो सकता है। एंजाइनल पेन की, क्योंकि कार्डियक आउटपुट मिलेगी तभी कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे हार्ट को सप्लाई मिलेगा। पार्ट 1 आप याद करो, अगर नहीं मिले तो एंजाइनल पेन मतलब चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। डिजीनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है अगर सीएनएस को सप्लाई ना मिले। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें ईसीजी चेंजेस को ध्यान रखना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या देखे थे कि नॉर्मली जो है वो ये आरआर को हम लोगों को देखना था। सो आरआर इंटरवल से ही हम लोग किसी का हार्ट रेट पता कर रहे थे। तो आप देख इसमें आरआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब भी ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन होगी। आप ऐसा ध्यान रखो कि हमने एग्जाम्पल के लिए, अगर सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक पर्सन एक बार मतलब 1 मिनट में 4 रोटी खाता है, बट उसको उसमें के अंदर कोई कंडीशन ऐसा होने की वजह से जैसे उसे भूख नहीं लग रही है, तो अब उसी को वो 1 मिनट में 2 रोटी खा रहा है। तो वही आरआर इंटरवल का देख लो कि जब भी ये जो हमारा हार्ट रेट कम होगा तो ये आरआर इंटरवल से ही हम लोग हार्ट रेट पता कर रहे थे, तो ये जो है वो दूर दूर पे बनेगी। मीन्स कि वो जितना टाइम पे, जैसे पहले एक रोटी मान के चलिए कि 15 सेकंड में खा लेता था, अब वो है वो 30 सेकंड में खा रहा है, तो उसी तरह से आर जो है वो दूर दूर पे बनेंगे। साथ ही साथ ये जो है पीवे बहुत कम दिखाई देगा, लेस फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो एसे नोड है वो इस उसमें जो है नॉर्मली वही जनरेट कर रहा है सारी रिदम, मतलब पी बनेगा, PQRS सारी चीज़ें बने, QRS कॉम्प्लेक्स सब बनेगा, बट लेट से बनेगा क्योंकि वो इम्पल्सेस लेट से आ रही है। ट्रीटमेंट क्या इसका किया जाता है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे, एट्रोपिन, जो कि वेगल और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो रहा था तो उसको कम करने का काम करते, साथ ही साथ सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे हार्ट रेट हमारा तेज हो, कॉन्ट्रैक्शन सही से, इम्पल्सेस सही से आए। पेस मेकर थेरेपी भी मतलब दे सकते हो कि मतलब पेस मेकर लगा दो, अगर खुद से हार्ट नहीं जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल तो ये स्किन की नीचे मतलब स्टर्नम के पास लगा दिया जाता है, जो कि जब भी ऐसी कंडीशन हो कि इम्पल्स नहीं दे रहा है हार्ट तो ये खुद देगा, जिसकी वजह से रिदम हमारा हार्ट जो है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट उसकी सही हो जाएगी। सेकेंड हमारा टाइप है साइनस ट्रैकिकार्डिया। साइनस अब जहाँ भी आए मीन्स कि
ऐसे नोड ही इम्पल्स जनरेट कर रहा है। कि इस बात को मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे आप देखोगे कि एट्रिया तो कभी वेंट्रिकल, इक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे आप पढ़ते हो ना, कि मतलब जहाँ पे जो चीज़ें रहनी चाहिए थी वहाँ पे ना होकर दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी जगह से इम्पल्सेस जो है जनरेट होने लगता है, दूसरे सेल करने लगते हैं। बट साइनस सब जहाँ भी आपको मिले मीन्स कि हमारा हार्ट ऐसे नोड ही इम्पल्स जनरेट कर रहा है। कभी कम कर रहा है तो वो साइनस ब्रैडिकार्डिया, ज़्यादा करेगा तो साइनस टैकीकार्डिया। तो इसमें क्या बोल रहा है, साइनस टैकीकार्डिया में कंडक्शन पाथवे इज द सेम, मीन्स कि ए से ए वी यही सब होगा। डिस्चार्ज रेट फ्रॉम द साइनस नोड इंक्रीज बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इस ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद करो, पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, जब भी सिंपैथेटिक आएगा तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो इसमें मोस्टली आप देख रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ज़्यादा था, बट इसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक ज़्यादा होगा, जिससे हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि हमारा एसी नोड ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करने लगे, तो एक्सरसाइज में क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है तो इस टाइम पे फीवर के टाइम पे देखने को साथ पेन हो तो वो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। हाइपोवॉलीमिया की कहना है कि जब भी हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाते हैं, मीन्स कि कहीं ना कहीं सप्लाई हमारे बॉडी को, मतलब हार्ट के पास ब्लड नहीं जा पाता, वॉल्यूम ही कम होगा तो कहाँ से जाएगा, जिसके वजह से हमारा हार्ट कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो हाइपोवॉलीमिया भी लीड करता है, बहुत मेजर रोल है कि मतलब हाइपोवॉलीमिया होने से टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 T4 का कॉन्सेप्ट कि अगर T3 T4 जहाँ अगर ज़्यादा हो गया तो हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगा। नॉर्मली हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है, अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा देगा। एंजाइटी के वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, फियर की वजह से हो सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे एपिनेफ्रिन, एट्रोफिन एंड कैफीन जो है वो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होगा हमारा ए से नोड से ही, जो कि साइनस टैकीकार्डिया है। इनके मैनिफेस्टेशन देखें तो डिस्निया देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो ब्रीदिंग है उसमें डिफिकल्टी एंड लेबर ब्रीदिंग, साथ ही साथ वही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, टैकीकार्डिया तो हार्ट रेट तो इंक्रीज होगा ही होगा। परसिस्टेंट टैकीकार्डिया लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर बहुत लंबे समय से ये टैकीकार्डिया रहा, ट्रीट ना किया जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये लीड कर सकता है। इसमें बेसिकली क्या पढ़े, पार्ट 1 आप देखो, कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई जब जल्दी से जल्दी टैकीकार्डिया कर रहा है, सही से कार्डियक आउटपुट इसमें नहीं मिलेगा तो कोरोनरी आर्टरी को कहाँ से सप्लाई दे पाएगा। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब जो भी हार्ट के टिश्यू है वो डैमेज ये सब होने लगेंगे, वही है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन। हार्ट अटैक की कंडीशन, ईसीजी चेंजेस अगर देखें तो हार्ट रेट जो है इसमें ग्रेटर होगा, 100 से ज़्यादा होगा, इसमें 60 से कम था, इसमें 100 से ज़्यादा होगा। रिदम जो है वो रेगुलर रहेंगे क्योंकि ऐसे नोड ही जनरेट कर रहा है। बट आरआर इंटरवल उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। लाइक अब कोई 1 मिनट में 6 रोटी खा रहा है, मीन्स आप सोचो क्या कर रहा होगा वो, मीन्स कि जो 15 सेकंड में नॉर्मली खाता था अब वो 10 सेकंड में ही, 7 सेकंड में ही वो खा जा रहा है, तभी 1 मिनट में वो ज़्यादा, मीन्स कि ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसमें जो भी ये जो आर बन रहे हैं जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स आता है, वो बेसिकली हो क्या रहा है कि मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल इसमें जल्दी जल्दी पूरे, चाहे एट्रिया हो वेंट्रिकल हो सिस्टोल होंगे तो उसी से हमारा वेव बनता है, तो इसमें आरआर इंटरवल जो है और डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी इम्पल्सेस आ रही है। सो कन्फ्यूजन हो सकती है। जब भी ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन आए तो उसमें ध्यान रखना कि आरआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, और इसमें ये टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, आरआर इंटरवल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो हमें ज़्यादा इसको गिनोगे तभी तो आपको हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रीट कैसे करोगे आप। तो इसके लिए पहले अंडरलाइन कॉजेज जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म से बेस सबको ठीक करो। हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन सबसे ज़्यादा लीड करता है, उसी में देखने को मिलता है हमें टैकीकार्डिया, तो उसे ट्रीट करना होगा। साथ साथ बीटा ब्लॉकर मेटप्रोलेल एटिनॉल जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ये आप दे सकते हो। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, डिसरिथमिया फिर एरिथमिया का टाइप, जिसमें कि एट्रियल टैकीकार्डिया है। अभी तक आप देखे थे साइनस जहाँ वर्ड आया था, मीन्स कि साइनस हमारा ऐसे नोड साइनस से ही आ रहा था, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट जो होना था पेसमेकर की तरह काम वही कर रहा था। बट अब एट्रियल और वेंट्रिकल जहाँ पे पढ़ोगे, एट्रिया के सेल, एट्रियम के सेल जो है उससे अब जो है वो एबनॉर्मल पेसमेकर की तरह काम करने लगते हैं, उससे इम्पल्सेस जनरेट होने लगता है। सो क्या बोल रहा है कि आर्टियल टैकीकार्डिया क्या है, फॉर्म ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल से ऊपर की प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, टैकीकार्डिया हुआ है। ओरिजिनेटिंग इलेक्ट्रिकल विथ इन द एट्रिया बट आउटसाइड ऑफ साइनस नोड,
एट्रिया में कंडीशन हुई है, बट ये साइनस नोड के बाहर, साइनस बेसिकली जब काम करता तो वो रिदम इसमें मेंटेन रहता है, बस इसमें रिदम भी नहीं मेंटेन रह पाएगी, हमारा एट्रिया जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखेगा। सो क्या है, और अच्छे समझेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। यूजुअली ड्यू टू सिंगल और इक्टॉपिक फोकस, ऐसा क्यों हो सकता है? इक्टॉपिक फोकस, इसका मीन्स क्या है? देखो, ऐसे इटियोलॉजी के लिए ना आप इतना ध्यान रखना कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी सेल्स को सही से, हमारे जो हार्ट के जो सेल्स है, चाहे एट्रिया हो वेंट्रिकल हो, सही से अगर सप्लाई नहीं मिलेगी, वो इस्चेमिक हो गया, स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो उससे एबनॉर्मल इम्पल्सेस जो है इससे जनरेट होने लगती है। सो इक्टॉपिक फोकस क्या बोल रहा है? इक्टॉपिक प्रेगनेंसी लाइक आप पढ़ोगे, मीन्स इक्टॉपिक का मतलब क्या है कि जहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए थी उससे अलग डिफरेंट जगह से जो है वो इम्पल्सेस जनरेट होने लगी, जिसके वजह से हार्ट जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। अदर कॉजेज जैसे कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये भी जो है वो ऐसा करवा सकता है कि अगर ज़्यादा दे दिया, लाइक डाइजॉक्सिन का काम होता है कि पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हार्ट रेट को स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बट आप ज़्यादा दे दो तो ज़्यादा हार्ट रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। एक्सेस कैटाकोलामाइन क्या करता है? हमारे जो हार्ट का B1 एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको जो है वो अल्टर करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आर्ट्रियल मसल से मतलब ये जनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से ये आर्ट्रियल टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। कैफीन एंड टोबैको भी ये लीड करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा, 180 बीट से भी ज़्यादा ये जो आर्ट्रियल टैकीकार्डिया उसमें देखने को मिलती है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बेसिकली जब एक चीज़ को मतलब एक पूरी तरह से ये टैकीकार्डिया हुई है, बेसिकली फड़फड़ा के रह जाते हैं, सही से कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाते हैं। आप सोचो कि नॉर्मली जो है वो बीट करने के लिए 0.8 सेकेंड चाहिए, तब हमारा 72 बीट पर मिनट आता है। इस कंडीशन में जो है वो सारी चीज़ें होती है, ये अच्छे से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हमारा वेंट्रिकल्स सही से फील होते हैं, बट ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सही से ना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है ना वेंट्रिकल फील हो पाते, जिसकी वजह से अब फील नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से आएगी? तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन होगी, कार्डियक आउटपुट नहीं रहेगा तो डिस्निया हो सकता है, साथ ही साथ चेस्ट पेन भी, O2 नहीं मिलेगी तो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ECG चेंजेस देखना। तो इसमें जो है हार्ट रेट ECG से आपको पता चलेगा, जो भी आर से आप निकालोगे छोटे छोटे बॉक्सेस को गिन के, तो 100 से 120 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। रिदम इज स्लाइटली एबनॉर्मल, क्योंकि ये एट्रिया में कहीं प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, तो ये जो है वो स्लाइटली एबनॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ पी वेव जो है वो मल्टीपल प्रेजेंट होंगे, ये क्योंकि एट्रिया का प्रॉब्लम है, तो ये QRS जैसे ये नॉर्मल इस तरह से हमारा ये टी वेव बना, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि पी वेव बन जाएंगे, क्योंकि टैकीकार्डिया है एट्रियल, तो एट्रियम पी वेव क्या शो करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, तो ये पी वेव बनेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको इस चीज़ में। ट्रीटमेंट अगर देखें तो वेगल स्टिमुलेशन एंड ड्रग थेरेपी आप दे सकते हो। वेगल स्टिमुलेशन करोगे तो इससे क्या होगी कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो ये इसमें इफेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ ड्रग में बीटा ब्लॉक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन एंड एमियोड्रोन जो है ये यूज किया जाता है ताकि हार्ट रेट को डिक्रीज किया जाए। आर्टियल टैकीकार्डिया के बाद हम लोग फ्लटर देखते हैं। फ्लटर में टैकीकार्डिया से भी ज़्यादा वर्स कंडीशन होगी इसमें, बस टैकीकार्डिया आएगा, फ्लटर आएगा, फिब्रिलेशन आएगा। टैकीकार्डिया इनिशियल स्टेज है, फ्लटर जो है उससे भी ज़्यादा हार्ट रेट का उससे भी ज़्यादा बढ़ना, और फिब्रिलेशन की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स की, मतलब एकदम से वो जैसे झटका लग रहा है वैसा कंडीशन होगा। हम लोग एक करके देखेंगे। सो एट्रियल फ्लटर क्या है? डिसरिदमिया आइडेंटिफाई बाय रिकरिंग रेगुलर sawtooth से flutter wave that originate from single act of a focus in right atrium। इतना ध्यान रखो, टूथ से शेप जो है वो ECG में देखने को मिलता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें जो है वो कहीं और से एक टॉपिक फोकस इसमें भी देखने को मिल रहा है, सिंगल जगह पे कहीं पे जो भी डैमेज हुई है हमारा एट्रियम की मसल, वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्ट जो है वो बहुत स्पीडली जो है ये धड़क रहा है। इटियोलॉजी क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट को सप्लाई, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, कार्डियो इसमें किसी तरह का मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से हार्ट को सप्लाई, क्योंकि यही सप्लाई देती है, अब नहीं हो पाएगी, तो ये हार्ट डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब भी स्कार ये सब डैमेज होगा तो ये जो है वो एबनॉर्मल
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने लगती है हार्ट की मसल। सो ये लीड करेगा। साथ साथ कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी हार्ट के मसल डायलेट, स्टीफ, ये सब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हो सकता है हाइपर थायरॉयडिज्म की T3 T4 आया तो हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया बहुत ज़्यादा। ड्रग जैसे कि वही डाइजॉक्सिन एंड एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो ये एट्रियल फ्लटर, मतलब एट्रियम जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल नॉर्मली नहीं करेंगे, सिर्फ एट्रिया, इसीलिए एट्रियल फ्लटर बोला जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो हार्ट रेट जो है ये फ्लटर की कंडीशन है, ध्यान रखना आपके 250 से 300 बीट पर मिनट हो जाएगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बेसिकली अब अच्छे से नहीं ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना रिलैक्स, बस बीट की वजह से ऐसे ही हो रहा है, तो वो सही से आउटपुट नहीं दे पाएगा। साथ साथ हार्ट फेलियर तक की भी कंडीशन इसमें देखने को मिलता है कि हार्ट जो है वो अब सही से आउटपुट नहीं मिलेगा तो ये खुद कॉम्पनसेट करते करते ये कंडीशन ऐसा आएगा कि काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कि इसमें अब सही से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो थ्रोम्बस भी बन सकता है, इस कंडीशन भी हो सकती है। ये तो आर्टेरियल रेट आपको ईसीजी में 250 से 300 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। पी वेव फ्लटर, जिसमें 100 टूथ पैटर्न जो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे, ये क्या कंडीशन है कि ये जो इस तरह से जो पैटर्न बन रहा है उसे हम लोग 100 टूथ पैटर्न बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लटर वेव देन QRS कॉम्प्लेक्स में 2:3:4:1। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि देखो आपको यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एट्रियम में जो है वो एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें पी वेव आपको 3 मिलेंगे, फिर इसके बाद QRS जो है वो 1 मिलेंगे, फिर वो 4-5, मतलब ऐसे एट्रिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। नॉर्मली करने के चक्कर में, मतलब कि जैसे हमारा ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है तभी करेंगे, बट क्योंकि एट्रिया में प्रॉब्लम है, वहाँ से इम्पल्स ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो एट्रिया बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से रेशियो कुछ ऐसा इसी में बनता है। आप देख रहे हो पी वेव कितना बन रहा है, QRS जो है वो कम है, इस रेशियो में बन रहा है। ये ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो आप ड्रग में? बीटा ब्लॉकर, ये एंटी डिसरिथमिक ड्रग जो कि एम्योड्रॉन है, ये आप दे सकते हो, जिससे कि रिदम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन आपको देना पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन में, ज़्यादा अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो। देखो कार्डियोवर्जन और एक आप इससे पहले आप जो है वो डिफिब्रिलेटर पढ़े होंगे। इसमें क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक कार्डियो जो वर्जन है डिफिब्रिलेटर से मतलब लो लेवल का है, इसमें जो लो लेवल एनर्जी दी जाती है और साथ ही साथ सिंक्रोनाइज वेव दिया जाता है, मीन्स कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे। डिफिब्रिलेटर में मतलब इसमें देखो कार्डियोवर्जन या फिर डिफिब्रिलेटर में होता क्या है, थोड़ी देर के लिए हार्ट को स्टॉप करना और फिर जो है वो इम्पल्सेस खुद से अच्छे से जनरेट हो, बेसिकली इसमें ये किया जाता है। तो ये इफेक्टिव रहता है ताकि हार्ट जो है वो सही रिदम में आ सके। देख लेते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन, इसमें उससे भी ज़्यादा, मतलब अब यहाँ पे धड़क नहीं, मतलब फड़क रहा है, मतलब एक किसी को देखो ट्विचिंग, मतलब झटका, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक का भी मूवी में आप देखे होगे, एकदम से हिलते रहता है हिलते रहता है हिलते रहता है, मतलब कार्डियक आउटपुट तो इसमें देखने को भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ये धड़कता है। सो क्या बोल रहा है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन जो है डिसऑर्गेनाइज ट्विचिंग, मतलब बस कर रहा है, जैसे आप झटका का देखे हो, ऑफ एट्रिया रेट ग्रेटर देन 350 बीट पर मिनट। उसमें 250 से 300 था, इसमें 350 बीट से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैरेक्टराइज बाय टोटल डिसऑर्गेनाइज्ड एट्रियल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ड्यू टू मल्टीपल इक्टोपिक फोकाई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इफेक्टिव आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, देखो जब फ्लटर की कंडीशन था तो कहीं एक जगह पे मायोकार्डियल मतलब सेल को नहीं मिला, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो भी कंडीशन थी एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, स्कार फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही है। बस फ्लटर की कंडीशन में क्या होती है कि बहुत जगह पे जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये लोग पेसमेकर की तरह मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है जनरेट करने लगती है, जिसकी वजह से एट्रिया बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इसकी क्या कारण हो सकती है? ज़्यादातर वही रीजन है कि अगर हार्ट के मसल अगर अफेक्ट हुए जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ये हार्ट मसल्स को सप्लाई ना मिले, इसकी वजह से डैमेज होने लगा। रिमैटिक हार्ट डिजीज में भी इन्फ्लामेशन ये सब की कंडीशन हुई जो ऐसा लीड कर सकता है। कार्डियोमायोपैथी फिर से वही कंडीशन, क्या स्टीफ या फिर इन्फ्लामेशन हुई है। आप देख सकते हो इसका वीडियो।
थायरोटॉक्सिकोसिस की मतलब T3 T4 ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा ये फ्लटर की बेसिकली फ्लटर से भी फिब्रिलेशन में चेंज हो गया। बेसिकली ऐसा होता है कि टैकीकार्डिया को आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो फ्लटर की कंडीशन में जाएगा, फ्लटर को भी आप सही से ट्रीट ना करवाए तो ये फिब्रिलेशन की कंडीशन डेथ तक भी ये कॉज करवा सकता है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन भी ऐसी, अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहल तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से ऐसे कंडीशन हो सकती है। कैफीन भी सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है तो ये भी एग्जैगरेटेड स्टेज में देखने को मिलता है। क्लिनिकल सिम्टम्स इसमें क्या देखने को मिल सकता है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। आप सोचो ना, एक हार्ट मतलब नॉर्मली 0.8 सेकेंड जो 1 मिनट में 72 बीट पर मिनट ही आता था, अब ये कहाँ ये 350 आ रहा है, 350 जा रहा है। तो ये कैसे, क्या टाइम मिलता होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, कैसे फीलिंग होती होगी वेंट्रिकल्स का, ये सब तो कुछ है नहीं। तो कार्डियक आउटपुट इसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। इम्बोलाइज क्लॉट अगर सही से नहीं है तो वो क्लॉट भी होने की चांसेस और स्ट्रोक की भी कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसी चीज चेंजेस अगर देखें तो एट्रियल रेट जो है वो बेसिकली आपको 350 से ग्रेटर में दिखा रहा था तो 100 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 100 बार धड़कना हार्ट का, आप समझ सकते हो। फिब्रिलेटरी वेव देखने को बेसिकली मिलता है जो आपको दिख रहा है। पीआर इंटरवल जो है इसमें मेजरेबल ही नहीं होती है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में कब इम्पल्सेस जा रहा है, वो कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगी। पी 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 कभी कभी क्यूआरएस बनेगा। बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन भी रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एट्रिया में है तो ये बस पी वे बहुत ज़्यादा फ्लटर की कंडीशन है और ये नॉर्मली मतलब 6-7 बार 10 बार ये हार्ट एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब एक बार हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे सकते हो जैसे कि नेफिडिन, बीटा ब्लॉक कर दे सकते हो उसमें मेटोप्रोलोल, ये या फिर एंटी डिसरिथमिक ड्रग जिसमें लाइक एम्योड्रोन आप दे सकते हो या फिर कार्डियोवर्जन देना होगा। अब हम लोग वेंट्रिकल डिसरिथमिया देखते हैं जिसमें कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो एक्टिपिक जो फोकाई है मीन्स कि कहीं और से इम्पल्स से जो जनरेट होगा वो कौन होगा, एट्रिया छोड़ के वेंट्रिकल, जिसकी वजह से वेंट्रिकल डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। बेसिकली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन प्रीमेच्योर, तो इसीलिए इसे प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बोलते हैं। प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द एक्टिपिक फोकस इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की मसल जो है वो डिजेनरेट हुई है जिसकी वजह से इम्पल्सेस एक्स्ट्रा यहाँ से आ रही है। इट इज़ द प्रीमेच्योर अकरेंस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा ईसीजी में क्या शो करता है, याद करो, मैं पहले ही वीडियो के शुरू में ही बताई हूँ। क्यूआरएस जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, वेंट्रिकल इसमें प्रीमेच्योर, तो ये क्यूआरएस में इसमें बेसिकली डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये इसकी इटियोलॉजी क्या है, मायोकार्डाइटिस की वजह से कि इन्फ्लामेशन हुई है कार्डियक मसल में, तो ये देखने को हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी वजह से वेंट्रिकल के मसल जो है वो डिजेनरेट हुए, मतलब इस्चीमिक हो गए। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों T3 T4 आया, तो ये सब में आप लिख सकते हो जहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे हाइपो, क्योंकि वो T3 T4 क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा है तो बहुत करवाएगा, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा, अगर कम है तो डिक्रीज ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन करवाएगा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस बेसिकली जो कैल्शियम का हाइपोकैल्शियम का होना, हाइपोमैग्नीशियम का होना, तो ये लीड करवा सकता है। ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अगर कोई कॉफ़ी ले रहा है तो इसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुई तो ये वेंट्रिकल में प्रॉब्लम ला सकता है। बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल मतलब प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इसमें भी देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा, जब ये बेसिकली पाल्पिटेशन की कंडीशन हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो डिजीनेस हो सकती है, O2 का सप्लाई सही से ना मिलने की वजह से। सिनकोम फैंटिंग की कंडीशन की मतलब चक्कर, वही सीएनएस को O2 नहीं मिल रहा है। लॉस ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड, कि इसमें सेकेंड हार्ट साउंड जो कि बेसिकली वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सुनने को मिलती है, जो भी एट्रिया का वॉल्व है वो क्लोज होगा तो वो ऐसी कंडीशन सही से हो नहीं पा रही है तो वो सेकंड साउंड आपको एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। इसी चेंजेस देखना इंपॉर्टेंट है। तो रिदम इरेगुलर होगा क्योंकि साइनस का काम है नहीं, वेंट्रिकल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, तो रिदम में देखोगे तो क्यूआरएस जो है आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा। टैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया देखोगे तो इसमें भले ही ये आर का इंटरवल कम और ज़्यादा हो रहा था, बट चाहे वो पी हो क्यूआरएस हो वो नॉर्मल थी। बट इन लोगों में डिसरिदमिया क्यों बोला जा रहा है, मतलब रिदम एबनॉर्मल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पे आपको पी क्यूआरएस का कैसा ये सब मिल रहा है, तो इसीलिए डिसरिदमिया की कंडीशन रहती है। एक बात और ध्यान रखना कि जब वेंट्रिकल जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगे ना तो पी का
पी वेव का फिर औकात ही नहीं होता है कि वो बेचारा दिख भी पाए। सो जब भी वेंट्रिकल का आप देखोगे टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, फ्लटर ये सब की कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन में पी वेव जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो पी वेव नॉट यूजुअली विजिबल। पी आर इंटरवल जो है वो नॉट मेजरेबल। पी से आर का जो भी इंटरवल है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड एंड डिस्टॉर्टेड जो यहाँ पे दिख रहा है सही से नहीं रहता है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीट अंडरलाइन जो भी डिजीज जैसे कि हाइपर या फिर जो भी कोरोनरी आर्टरी का कंडीशन था वो ठीक करोगे तो ये ठीक होगी। साथ ही साथ आपको कई पेशेंट जो मिलेंगे वो ये असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो सिम्टम से रिलीफ देने के लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोग देख लेते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये क्या है? इट अकर व्हेन इक्टोपिक फोकाई फायर रिपीटेडली इन वेंट्रिकल, टेक कंट्रोल द पेसमेकर एंड रन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि वेंट्रिकल में इसमें भी प्रॉब्लम वेंट्रिकल में है, जिस इसमें हो क्या रहा है, ये हमारा इस तरह से हार्ट है, ऐसे नोड से इम्पल्सेस आता था एवी नोड में, फिर बंडल ऑफ प्रोकिंजिया फाइबर में, बट ये वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फोकाई मतलब एक टॉपिक जहाँ से होना चाहिए वहाँ से ना होके यही पेसमेकर की तरह काम करवा कर यही रन कर रहा है हार्ट को। कब ऐसा हो सकता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब देखो सप्लाई सही से नहीं मिलेगी जिसकी वजह से ये जो टिश्यू है इस्चेमिक और डेथ की कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये एग्जैगरेट हो जाते हैं, इम्पल्सेस ज़्यादा इन लोग जो है इम्पल्सेस जनरेट करने लगता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। कार्डियोमायोपैथी की, इसमें बेसिकली हार्ट जो भी वेंट्रिकल के मसल थे वो स्टीफ हो जा रहे थे, डायलेट हो जा रहे थे, तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम देखे तो पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस, मतलब वो रेस्पिरेटरी जो है वो भी कंपनसेट करने के चक्कर में, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है इन सब कंडीशन में, आउटपुट हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखो O2 अगर ब्रेन को नहीं मिला तो वो सिनकोप, फैंटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, चेस्ट को सही से नहीं मिलेगा तो वही एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। आप पार्ट 1 याद करो जिसमें हम लोग देखे थे कि एनारोबिक की वजह से पेन देखने को, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, हाइपोटेंशन और शॉक के भी कंडीशन O2 नहीं आ रहा है तो ये देखने को मिलेगी। इसी चेंजेस अगर देखें तो रिदम तो इरेगुलर होगी क्योंकि ऐसे नोड से तो आ नहीं रहा है, ये किससे आ रहा है? वेंट्रिकल में कहीं एक्टोपिक फोकाई हुई है, इसमें एबनॉर्मल जो है वो ये है जो जनरेट कर रहा है इम्पल्सिस। पी वेव जो है वो नॉट विजिबल। जब बताई हूँ कि जब भी प्रॉब्लम ये वेंट्रिकल का ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर पी का औकात ही नहीं होता है कि वो बन पाए। पी आर इंटरवल जो है वो मेजरेबल नहीं होता है, जो भी पी आ ही नहीं रहा तो पी आर का इंटरवल कहाँ से आप देख पाओगे। क्यू आर एस जो है वाइड एंड डिस्टॉर्टेड इसमें भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो पी, ये बेसिकली जो क्यू आर एस जो ऐसे नॉर्मल होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा वाइड और डिस्टॉर्टेड देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? तो अंडरलाइन डिजीज को जो भी कंडीशन कोरोनरी का है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो वो ठीक करोगे तो इसमें सुधार बेसिकली क्यूरेबल तो यही हो पाएगा। ऐसे आप नॉर्मली जो टैकीकार्डिया कंडीशन है तो कार्डियो वर्जन दे सकते हो। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में बीटा ब्लॉकर, लिडोकेन, एमियोड्रन, ये सब जो है वो रिदम को बेसिकली हार्ट रेट को कम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक हमारा लास्ट बच्चा है डिसरिथमिया की कंडीशन पढ़ने के लिए, वेंट्रिकुलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन की कंडीशन, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मतलब धड़कने फड़क रहा है वेंट्रिकल्स। सो इसमें क्या होगा? इट इज़ अ सिवियर derangement of heart rhythm characterized by on ECG by irregular waveform of varying shape and amplitude। बेसिकली वेंट्रिकल की कंडीशन होगी जिसमें ECG जो है वो irregular waveform देखने को मिलेगा। दिस रिप्रेजेंट द फायरिंग ऑफ मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई इन वेंट्रिकल। जब आप एट्रिया का फिब्रिलेशन पढ़े थे तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि कंडीशन तो जो था वो एट्रिया में वेंट्रिकल बहुत मतलब एक्टोपिक फोकाई जो है वो एट्रिया की कंडीशन थी। अब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है तो वेंट्रिकल में एक्टोपिक फोकाई की मतलब इम्पल्सेस वो पेसमेकर की तरह उस सेल जो डेथ हुआ है उससे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहा है। इसका क्या कारण है? ऑफन अकर सीवियर ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज जैसे कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है। ये सब क्या करते हैं, जब सेल्स डेथ होने लगते हैं तो जितने जगह पे स्कार फॉर्मेशन होगा, जितने जगह के सेल, जितना टिश्यू डैमेज हो गया, सभी जगह से जो है वो एबनॉर्मल इम्पल्सेस आने लगी जिसकी वजह से हो सकता है
समटाइम एनेस्थेसिया एंड हार्ट मतलब हार्ट ऑपरेशन हो तो इस तब भी ये एनेस्थेसिया का इफेक्ट आप यूनिट 2 देखो, वहाँ पे हम लोग देखे थे तो ये कंडीशन ने लीड कर सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो गई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, O2 बिल्कुल भी सप्लाई नहीं मिलेगी, बेसिकली वो फड़क रहा है हमारा वेंट्रिकल। तो नो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, वॉल्यूम में नहीं तो प्रेशर कौन लगाएगा। नो पल्स, पल्स भी फील पेरीफेरल में नहीं हो पाती है इस कंडीशन में। डाई की कंडीशन भी अगर ट्रीट ना किया जाए, बेसिकली सीपीआर ऐसे देना चाहिए तुरंत अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो, बेसिकली डिफिब्रिलेटर ये सब, ताकि हाई एनर्जी का यूज किया जाए जिससे उनकी जो भी रिदम एबनॉर्मल हुई वो सही लाया जाए। अगर ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट जो है वो मेजरेबल ही नहीं रहेगा, रिदम जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहेगी। ये जो आप देखते हो ना, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना। यही सब कंडीशन जो है अगर फिब्रिलेशन की कंडीशन हो, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो तो डेथ भी लीड करता है। सो ये विजुअल नहीं होती है, पी वेब तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, साथ ही साथ QRS भी इसमें मेजरेबल नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप क्या पढ़े अभी तक, जिसकी प्रॉब्लम है साइनस वाली कंडीशन है तो मीन्स कि PR का आप ध्यान रख, मतलब RR इंटरवल का ध्यान रख लो, उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, बाकी रिदम सही है। बट अगर एट्रिया में प्रॉब्लम जिसमें कि टैकीकार्डिया फ्लटर फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो वो पी वेव में प्रॉब्लम है। जब वेंट्रिकल का है तो QRS में है, फ्लटर की कंडीशन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये हमारा एरिथमिया फिर डिसरिथमिया कंडीशन। थेरेपी आप क्या दोगे तो इसमें CPR जैसा कि बताइए डेथ भी ये लीड कर सकता है, तो CPR आपको अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन है, ब्लड ब्रेन में सप्लाई ब्लड का नहीं हो रहा है तो ये देना होगा। यहाँ पे कार्डियोवर्जन नहीं चलेगी, डिफिब्रिलेटर देना होगा जिसमें कि नॉन सिंक्ड कोरोनाइज वेव दिया जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एनर्जी इसमें यूज किया जाता है। डेफिनेटिव ड्रग थेरेपी में ऐसे एपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, बेसिकली ये क्या काम करता है, जो आप CPR दे रहे हो तो इसमें उस टाइम पे ये बेसिकली ये करेगा कि जो भी वेसल्स है डायलेट करेंगे, तो एक तरह से यहाँ पे मतलब सर्कुलेशन रिटर्न करने में फिर हेल्पफुल होता है कि CPR जब भी करते हो तो हमें वैसोडाइलेटर ही तो देना पड़ता है। फर्स्ट चॉइस एपिनेफ्रिन का रहता है और सेकंड आप वैसोप्रेसिन दे सकते हो अगर ये काम नहीं कर रही है तो ये था हमारा इसका मतलब ये कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि आप ECG देखोगे, ECG यहाँ पे किया जाएगा, साथ ही साथ हॉल्टर मॉनिटरिंग इस कंडीशन में की जाती है, मतलब 24 आवर के लिए जो है वो बेसिकली जैसे ECG तो एक टाइम पे आप एक ही देख रहे हो, हॉल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है कि 24 आवर तक जो है वो मेजर करता है कि आप कौन सा काम कर रहे थे, तो टैकीकार्डिया कंडीशन में कब क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, कब आपका मॉनिटरिंग जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ये सब आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में खुद से आया तो लिख सकते हो, बस आप रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि अब एक एक देखने में हमें भले ही इतना देर लग रही है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो वही बात है कि साइनस में अगर साइनस की वजह से सारी चीज़ें चल रही है तो रिदम मेंटेन रहेगा, सिर्फ RR का देखना है। एट्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो पी वेव में ECG में चेंजेस रहेगी। और कॉजेज आप जहाँ तक देखो सब में जो है वो हार्ट रेट, मतलब हार्ट में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम का, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी में देखे थे, कोरोनरी में देखे थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखे थे, तो ये सब में क्या था, सही से सप्लाई न मिलने की वजह से हार्ट मसल जो डैमेज हो रही थी। तो यही सब आप कॉलेज में लिख सकते हो आराम से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो, आप पूरा एक क्वेश्चन को। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हो, आपका क्या रोल है कि नर्स नीड एस्टिमेट द हार्ट रेट फॉर अ पेशेंट विद रिदम, ये आपको देखते रहना है कि उनकी रिदम कैसी है। मॉनिटर पेशेंट हार्ट रेट एंड रिदम बाय ECG जो रहेगा उसकी भी रिपोर्ट देखनी रहती है, तभी आप बोलते हो कि हमें ECG क्यों पढ़ना, तो ये आपको मॉनिटर करना रहता है, बताना रहता है, कंडीशन देखना रहता है। पेशेंट ऑल्सो सेज द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो वो आपको उसको चेक करना है कितना एंजाइटी लेवल है। कंप्लीट हिस्ट्री ऑब्टेन अबाउट द प्रीवियस ऑकरेंस ऑफ डिजीज, कार्डियक आउटपुट, फटीग, डिजीज, पाल्पिटेशन, इस सब चीज़ आपको जो है प्रीवियसली कब ऐसा होता है, कब आपकी कंडीशन डिजीनेस जैसी, आप कार्डियक आउटपुट तो खुद से मेजर नहीं कर सकता, बट वो फील करेगा ना कि जब O2 सप्लाई नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा थका महसूस करता है, डिजीनेशन होती है, डिजीनेस होती है, पाल्पिटेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये सब आप उससे पूछोगे, वाइटल साइन मॉनिटर करोगे, हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है BP डिक्रीज रहेगा, डॉक्यूमेंट कार्डियक डिसरिथमिया, ये सब आप जो है वो कंडीशन अगर जो भी मॉनिटर में देखते हो कि कंडीशन हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट करना होगा, डॉक्टर को बताना होगा। अरेंज एक्सरसाइज एंड रेस्ट पीरियड टू अवॉइड
फटिग मतलब कि अरेंज एक्सरसाइज की, ऐसा एक्सरसाइज करवाना है बहुत जल्दी नहीं कर, मतलब एक मैनर में कि हाँ कितना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेस्ट देना है ताकि O2 की डिमांड घटे। साथ ही साथ उनकी जो फटीग ये कंडीशन है वो ऐसा भी एक्सरसाइज नहीं करवाना है कि वो फटीग हो जाए और O2 डिमांड ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट इस टाइम पे वेस्ट रहती है। स्ट्रेस जो है वो, जैसे कि यहाँ पे आप असेस किए, अगर उनको एंजाइटी सब हो रही है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, उनकी स्ट्रेस को रिडक्ट करने का आप काम करोगे। आप एक नर्स हो। कॉम्प्लिकेशन देखें तो हार्ट फेलियर हो सकता है अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो। हार्ट फेलियर की कंडीशन हम लोग देखेंगे अभी ही। हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी जो है वो डिक्रीज रह जाएगी। टिश्यू इस्चीमिया हो जाएगा अगर परफ्यूजन O2 नहीं मिल रहा है, सही से सप्लाई नहीं मिलेगी तो टिश्यू जो इस्चीमिया लीड करेगा। देखो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, बहुत सारे बच्चों का लिटरली बहुत सवाल है, बहुत मैसेज व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कि मैम हम लिखे कैसे, मतलब लिटरली मैं शौक हूँ कि इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ लोगों को अभी नहीं समझ। बेसिकली वो ज़्यादातर ऐसा है कि जो लोग बैक से बीच में वीडियो देखते हैं उन लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं 1 से 5 तक, अभी तक हमारा 6 यूनिट चल रहा है, पूरा वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट अलग है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। माइक्रोबायोलॉजी में हमारा पूरा खत्म है, वो भी आप देख सकते हो। बेसिकली देखो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि डिसरिथमी आया तो आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लेके छोड़ दोगे। पहले आपको केयर प्लान बताना होगा। इसमें जब आप केयर प्लान बनाते हो तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ। बाकी कार्डियक ऐसे आप देख लेना, यूनिट 3 में हम लोग केयर प्लान सबका देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसमें हमें प्रॉब्लम है वो चीज़ें मैं आपको सर्व करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। सो इसमें कैसा बनेगा, इसमें आप खुद सोचो। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो आप बना सकते हो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बीट में जो 70 ml जो ब्लड निकलता है तो वो तो अच्छे से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, बेसिकली धड़क नहीं फड़क रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्डियक आउटपुट सही से स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस है एज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। की कहीं पे इस्चीमी की प्रॉब्लम है, एक टॉपिक हो जा रही है, इम्पल्सेस कहाँ जनरेट हो जाती है, दूसरी जगह से जनरेट हो जा रही है, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसका भी बना सकते हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कार्डियक आउटपुट सही से ना मिलने की वजह से जो O2 परफ्यूजन होना चाहिए था टिश्यू में वो नहीं जा रहा है, तो इसका बनाया हो गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखो आप केयर प्लान बना के ये हेडिंग लिखोगे तो 2 जगह पे प्रॉब्लम आती है, एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखने में और एक उसका इंटरवेंशन क्या करना है वो। और यहाँ पे आप देख लेना डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की जगह पे आप ये नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिख सकते हो। बेसिकली आप जो देख रहे हो उसको आप एक नर्स को बनाना होता है डायग्नोस्टिक, तो वही यहाँ पे है। तो जब ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो तो आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर करना है सबसे पहले। मतलब अगर देखो बहुत अगर कंडीशन ख़राब है तो जो प्रिस्क्राइब रहेगा वो O2 तुरंत से आपको देना है। साथ ही साथ आप पहले वाइटल लोगे, ताकि वाइटल क्यों लेते हैं रेशनल हमें मतलब लिखना होता है। वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं डालूंगी, बहुत जल्दी डालूंगी, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है इससे कन्फ्यूजन। सो वाइटल देखोगे ताकि उसकी नॉर्मल जो है कि मतलब कितना तक उसकी कंडीशन वर्स है, कितना तक आउटपुट सप्लाई नहीं मिल रहा है, उससे आपको बेसिकली ये देखने को रेस्पिरेटरी रेट कितना डिस्ट्रेस हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, हाइपोटेंशन की कंडीशन, ये सब आपको पता चल जाएगी। पोजीशन दे सकते हो, फॉलोअर पोजीशन दोगी ताकि अच्छा से वो ब्रीदिंग का उसका जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सही हो पाए, सही से परफ्यूजन हो पाए। रेस्ट आपको देना है ताकि O2 का डिमांड ही कमेगा। इसके बाद एक ड्रग लास्ट में हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये सब आप लिख सकते हो। साथ ही साथ लास्ट में लिखना है जो भी डिसरिथमिया सबका ड्रग था प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, वो आप लिखोगे। यही मैनेजमेंट हो गया, बाकी तो सारी चीज़ वही रहती है। असिस्ट जो आपने किया कि असिस्ट मॉनिटर वाइटल साइन, तो बाद में लिख देना होता है मॉनिटर वाइटल साइन, और लास्ट में जो हमारा इवोल्यूशन है उसमें लिख देना होता है कि हाँ कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो गया है। सो होपफुली आप क्लियर होगे, अगर नहीं हो तो मैसेज करना। वैसे बहुत जल्द इसका वीडियो मैं डालूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे, जैसे सीक्वेंस से वैसे ही लिखना है। केयर प्लान लिख के और फिर आपको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखना होता है, मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है। इसके बाद आपको वो चार्ट बना देना होता है। वैसे हम लोग जब एनीमिया डिस्कस करेंगे वहाँ पे एक और तरीका बताऊंगी कि आप कैसे क्वेश्चन को लिख सकते हो, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बिना चार्ट फॉर्म में बनाए हुए आप कैसे लिख सकते हो। अभी डिसरिथमिया के बाद हम लोग देखते हैं हार्ट ब्लॉक की कंडीशन। हार्ट अटैक में हम लोग क्या देखे हैं कि जो भी सही से O2 सप्लाई ना मिलने की वजह से टिश्यू जो है वो डेथ हो रहे हैं, तो अटैक की कंडीशन है, अटैक हो रहा है वहाँ पे। ब्लॉक में क्या होगा कि लाइक आप एक नाली
को देखो कि पानी जाना होता है, उस कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए तो वो जो पानी नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे वही होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है कहीं पे ब्लॉकेज होने की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल सब में नहीं जा रही, तो वो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है। वही अरेस्ट की कंडीशन हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट तक, जिसमें पूरा पल्सेस सब अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन हो जाती है। तो हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक इज अ प्रॉब्लम डेट अकर विद इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो एसए नोड से एवी नोड और फिर पुरकिंजे फाइबर ये सब में जो जा रहा है बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, उसमें कंडीशन जो है वो सही से नहीं रह पाएगी, अब नॉर्मलिटी वहाँ पे होगी। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक सिग्नल डेट till the heart contract partially or totally block between the upper chamber atria and lower chamber ventricle। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट कंडक्शन होना चाहिए था, ये बेसिकली हार्ट ब्लॉक शो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एट्रिया से वेंट्रिकल में आना चाहिए था वो सही से नहीं आ पा रहा है, या तो पार्शियली नहीं आ पा रहा है या फिर टोटली ब्लॉक हो गया। टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक अगर देखें तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पहले हम लोग को देखना होगा, लिस्ट सीवियर रहता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें सिर्फ स्लो डाउन होते हैं, एसए नोड सही से जनरेट नहीं कर पा रहा है। मूव फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल बट दे कंटिन्यू रीच वेंट्रिकल विदाउट इंटरप्रिटेशन। मतलब ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल में एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं जा पा रही है। इसका पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे, ये इतना वर्स कंडीशन नहीं होता है और ये ठीक भी हो जाती है, मतलब ऐसा कोई बड़ा ट्रीटमेंट देना भी नहीं पड़ता। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल कैन इंटरमिटेंटली फेल टू कंडक्ट। एट्रिया से वेंट्रिकल जाने में ये फेल रहेगा, इसमें तो देर लगा रहा था, यहाँ पे सिग्नल जो है वो स्लो डाउन हो रही थी, बट यहाँ पे देखो कि फेल हो रहा है। इसमें भी टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम अगर चलाते होगे तो हार्ट ब्लॉक मॉबिज टाइप 1 मॉबिज टाइप 2 बहुत बार आपके पास आएगा और आप स्किप करोगे, अगर जानते हो तो फिर मज़ा आएगा। सो क्या है ये देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट स्लोअर एंड स्लोअर बिटवीन बीट। बेसिकली इस टाइप 1 जो है, टाइप देखो ये जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें स्लो डाउन हुआ, इसमें क्या होगा कि ओवर टाइम हार्ट ड्रॉप बीट देन प्रोसेस रिपीट। देखो आप इसका ईसीजी देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पी वे बन रही है बन रही है बन रही है, और फिर जो है एक जो है वो क्यूआरएस मतलब बनेगा ही नहीं, कि मतलब पहले एक वेव आया, पी वे बना, फिर ये थोड़ा वाइड होते जाएगा, फिर सेकंड बनेगा तो और दूर दूर पे आर इंटरवल जाते जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि 2-3 बाद हमारा मतलब एट्रिया मतलब अच्छे से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर जो क्यूआरएस जो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, एट्रिया से वेंट्रिकल में जो इम्पल्सेस आना चाहिए था वो आता ही नहीं है। बट मॉपिज टाइप 1 जो है फिर भी कार्डियक सप्लाई आउटपुट जो है वो सही से दे पाता है, मेंटेन कर पाता है, लेकिन वही मॉबिज 2 जो है वो अगर मतलब ऐसा कंडीशन हुआ ये कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाता, ये टाइप 3 मतलब जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें ये कन्वर्ट हो सकता है। सो मॉबिज 2 क्या है, समटाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट वेंट्रिकल समटाइम डोंट, मतलब एक जा रहा है, इसमें तो ठीक है कि एक रेगुलर वे में कि 3 बार गया जाते जाते मतलब एक ऐसा कंडीशन है फिर भी मेंटेन कर दे रहा, बट इसमें मिस हो जाता है एकदम से। दिस टाइप आफ्टर प्रोसेस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये जो है वो प्रोग्रेस करके वो ये थर्ड डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो हम लोग को और अच्छे समझ। सो मॉबिज 1 और मॉबिज 2 देखने के बाद हम लोग थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखते हैं। ये क्या है, मोस्ट सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डोंट पास एट्रिया टू वेंट्रिकल, उसमें तो कैसे भी करके 2-3 बार करके बाद में वेंट्रिकल के पास आ भी रहा था, बट इसमें एट्रिया से वेंट्रिकल में आ ही नहीं पाता है। देयर इज कम्प्लीटली फेलियर ऑफ इलेक्ट्रो, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो कम्प्लीटली फेलियर देखने को मिलता है, और यही कंडीशन आगे कार्डियक अरेस्ट भी लीड करता है। आप लास्ट टॉपिक समझने के लिए इसको ध्यान रखना है भैया। क्या कारण हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी की हार्ट जो है वो स्टीफ हो गई है, डाइलेट हो गई है, जिसके वजह से जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्सिस नहीं आ रही है। क्रोनरी अगर थ्रोम्बोसिस हो जिसमें कि सडन ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट वेसल्स का, जिस वेसल्स आप देख पार्ट 2 देखना, पार्ट 1-2 वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं कि जैसे कि लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लार्जर आर्टरी को विडो आर्टरी भी बोलते हैं, ज़्यादातर यही जो है वो सेप्टा को सप्लाई करता है। मीन्स कि एक मार्जिनल आर्टरी है जो कि मार्जिन की तरफ से किनारे की तरफ से सप्लाई करेगा, तो जिसमें जिस आर्टरी में भी ये ब्लॉकेज हुआ, ज़्यादातर लाडा में होता है, बट जिसमें भी हुआ वहाँ की सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट जो है वो वहाँ के जो भी टिश्यू जो वो डेथ कर जाएंगे, कंडक्शन आगे नहीं जा पाती है, जिसके वजह से ये कंडीशन ब्लॉक की कंडीशन देखने को मिलता है। मायोकार्डाइटिस में वो ये है कि इन्फ्लामेशन हुई, आगे वो इम्पल्सिस नहीं भेज रहा है।
वल्व्यूलर हार्ट डिजीज, अगर वाल्व में भी कोई डिफेक्ट हो तो वो ये भी कंडीशन ये लीड कर सकता है। रिस्क फैक्टर ज़्यादातर देखें तो ओल्ड एज में रहता है। जिस पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड स्टीफ ये सब हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना, पार्ट 2 में हम लोग बहुत अच्छे डिस्कस किए हैं। एक आता है लाइम डिजीज, जो कि लाइम डिजीज क्या है, एन इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट ऑफ टीक, जो कि एक टीक को काटने जो कि इन्फेक्टेड रहता है वर्डेला वर्टोफेरी से। सो ये लाइम डिजीज का कंडीशन है, इन्फेक्शन डेट ट्रांसमिटेड, एक बाइट काटेगा जो कि पहले से वो वेक्टर है, मतलब ये बैक्टीरियम बोरेलिया जो वर्डोफेरी है, मतलब ये बाइट किया और इसके वजह से जैसे हम लोग प्लाज्मोडियम वाला कॉन्सेप्ट देखे हैं तो ये बॉडी में चल जाता है, जो भी लीड कर सकता है सीधा 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक को, क्योंकि ये हार्ट को अफेक्ट करता है। सीवियर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो भी हमारा एसे नोड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहेगा, हार्ट रेट बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी, तो हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। एक लास्ट है हमारा रिस्क फैक्टर में सार्कोइडोसिस की, मतलब इम्यून सेल्स का ग्रैनुलोमा जो है वो हार्ट में बन गए, जिसकी वजह से ये ग्रैनुलोमा की वजह से जो है वो कंडक्शन आगे जा नहीं पा रही है। तो ये सारी कंडीशन है। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो नोट्स बेसिकली जब आप रीड करते हो एग्जाम टाइम पे तो आप सोचोगे पैथोफिजियोलॉजी कहाँ गया, और पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले लिखना होता है। ये सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो बहुत सारे के साथ ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना के, बट अगर आप कभी भी पैथो से पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख दिया, फिर कॉजेज से पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर पैथो डाल दिए, तो आप कितने भी अच्छे से लिखो आपका पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब वो एग्जामिनर पे कितना गंदा इम्पैक्ट जाता है कि जिस बच्चा को यही नहीं पता कि पहले कॉजेज होगा तब वो किसी कारण के वजह से डिजीज प्रोग्रेस होती है तो पैथोफिजियोलॉजी लिखना होता है। पैथोफिजियोलॉजी जब डेवलप होगी तब साइंस सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये सीक्वेंस है, एटलीस्ट आप प्लीज़ मेंटेन करना। कभी भी ये सीक्वेंस, ये अगर आप गड़बड़ करते हो तो फिर लाख आप अच्छे से लिखो, ये नहीं हो पाता, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इस टाइम पे स्ट्रेस एंजाइटी होती है, बट ये आपको प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, तो हर बार आप देखना कि हम क्या चीज़ें कैसे लिख रहे हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी आसान है, किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर या फिर इस फैक्टर की वजह से होता क्या है कि डिसफंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नेट, बेसिकली एवी नोड में प्रॉब्लम आती है। एस नोड से आया, एवी नोड के पास जाना चाहिए, तो ये इसमें डिसफंक्शन है, यही आगे भेजेगा वेंट्रिकल के पास जो भी बंडल ऑफ फ्यूजर फाइबर है, तो इसमें प्रॉब्लम डिसफंक्शन हो जाता है प्रॉब्लम की वजह से। इम्पेयरमेंट इन द इम्पल्सेस कंडक्ट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल आइदर एबनॉर्मल और डिले और ब्लॉक, मतलब या तो एबनॉर्मल होगा या फिर डिले जैसे फर्स्ट में हम लोग देखे थे, या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना। सो किस तरह का कंडीशन आ रहा है, 1st डिग्री पहले हम लोग देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, मतलब एवी में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है, तो वही हम लोगों को देखना है। ब्लॉक इज लोकेटेड एवी नोड, यहाँ पे कहाँ पे हुआ, एवी नोड जो हमारा एसी नोड से एवी नोड में आया वहाँ पे ब्लॉकेज है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कंडक्शन इज एबनॉर्मली डिले फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। इसमें अब ये कंडीशन है तो पीआर इंटरवल आप याद करो, मैं वीडियो फर्स्ट से ही बताते आ रही हूँ कि पीआर इंटरवल क्या बताता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में कितना देर में इम्पल्स। सो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है बेसिकली, तो पी क्यू आर एस सब चीज़ें सही बनेगा, बस लेट रहेगा, वही इम्पल्सेस आने में लेट हुई है। असिम्टोमेटिक बट पेस मेकर नेसेसरी, मतलब इसमें सिम्टम दिखता भी नहीं है, बट क्योंकि कंडीशन और वर्स ना हो जाए इसके लिए पेस मेकर लगा दोगे, ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब भी कम हो रही है तो पेस मेकर दे सिग्नल देगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रहेगी। सेकेंड डिग्री में था मॉबिज 1 एंड मॉबिज 2। मॉबिज 1 को हम लोग बैक भी बोलते हैं, ये टर्म भी आप ध्यान रख लेना। इसमें क्या हो रहा है कि स्लोअर कंडक्शन दैट प्रीवियस, ये जैसा मैं बताई कि ईसीजी आप देखोगे तो इसमें पहले आया फिर जो है वो धीरे धीरे वेंट्रिकल के पास आया, मतलब स्लोअर होते जाएगा, 3-4 होगा और फिर एक 5वां जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा कि एट्रिया जो है वो 4 बार कर रहा है, तो ये 3 बार ही, मतलब वेंट्रिकल जो है 3 बार ही कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गायब हो जाता है। So slower conduction है previous and repeated pattern in increasing AV conduction delay until AV node become exhausted and block और fail की कंडीशन। इस टर्म को आप समझने की कोशिश करो कि जैसे हम लोग एफ पहला से स्टार्ट करते कि आया, इम्पल्सेस आया, पी गया और फिर प्रीवियसली मतलब क्यू आर एस बन गया। अब जो सेकेंड आएगा वो पी आया, वो बहुत देर के बाद जो है वो वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ तो क्यू आर एस बना, फिर थर्ड में ये जो है वो और टाइम लगेगा और फोर्थ में
गायब होगा। तो इस तरह से ब्लॉक होने की कंडीशन है, मतलब धीरे धीरे जो है वो पैटर्न जो है वो टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। वेंट्रिकल रिमेन एडिक्वेट एबल टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट, लेकिन मॉबिज 1 में भी है कि हाँ कार्डियक। मॉबिज टाइप 2 देखे तो सम एट्रियल एंड इम्पल्सेस ब्लॉक इसमें होती है। पीआर इंटरवल इज कांस्टेंट एंड डिले कंडक्शन थ्रू पुरकिंजे सिस्टम। इसमें क्या होगा कि पीआर इंटरवल क्या शो कर रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने की जो प्रोसेस है इसमें धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, बट इसमें ये शुरू से ही डिले ही रहेगी, वो पुरकिंजे सिस्टम तक जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन अब बेसिकली परसिस्टेंट अगर लो है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर बहुत देर बाद जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा देर हुई है, ब्लॉक हो रही है, तो इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। साथ ही साथ ये लीड कर दे सकता है टाइप जो 3 है, 3rd डिग्री बेसिकली जो उसे भी लीड करेगा। सो वो 3rd डिग्री एवी ब्लॉक क्या है, एट्रियल इम्पल्सेस आर कम्प्लीटली ब्लॉक एट एवी नोड। एवी नोड से वेंट्रिकल में जा ही नहीं पाएगा, इसमें फेल रहेगा। रीच टू वेंट्रिकल, वो पहुंच ही नहीं पाता है एवी नोड से वेंट्रिकल के पास। एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकली डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होगा 3rd डिग्री में कि एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अलग, मतलब ये मेरे पास है, ये मेरा वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये पता ही नहीं, सब अपना अपना अलग कर रहे हैं, तो इसमें डिसोसिएटेड देखने को मिलता है। इसमें तो फिर भी मेंटेन करके चल रहा है, बट इसमें डिसोसिएटेड, ये ध्यान रखना आप। इनसफिशियंट कार्डियक आउटपुट, अब इसमें कार्डियक आउटपुट सही से नहीं मिल पाती है और इसमें कार्डियक अरेस्ट होने की चांस रहती है, ये बात आप ध्यान रखना। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। अब आप अल्टीमेटली देख रहे हो कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन की कंडीशन, फटीग, सही से O2 को ना मिलना, सिनको फैंटिंग कंडीशन, डिजीनेस हो सकता है, हेडनेस मतलब कि पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोटेंशन, क्योंकि कार्डियक सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज मिलेगा, वो ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन क्योंकि ब्लॉक हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें तो आप ECG कर सकते हो। ECG हेल्प टू मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो हम लोग देख रहे हैं कि PR बनना, PR इंटरवल लॉन्ग होना, तो आपको दिख जाएगी 24 आवर हार्ट मॉनिटरिंग, इसे हॉल्टर वही बोल रहे हैं, हॉल्टर टेप भी बोलते हैं, जो कि 24 आवर तक लगा दिया जाता है, और साथ साथ डायरी भी मेंटेन करना होता है पेशेंट को कि आपने क्या किया, कब हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। जैसे आप ECG करते हो तो आप 1 टाइम किए, लीड लगाए और आपको वही टाइम का मिला, बट हॉल्टर में क्या होता है, मेरी मेरी फ्रेंड थी एक, उनका मतलब प्रॉब्लम था, हालांकि वो नहीं क्लास कर पाई क्योंकि वो जब भी आती थी उनका हार्ट रेट जो है वो पाल्पिटेट कर मतलब होने लगता था और बहुत रोती थी, और वो फिर दोबारा घर चली जाती थी। तो उनके साथ मतलब उस टाइम पे तो उतना पता भी नहीं था, बट उस टाइम पे टीचर एडवाइस किए थे कि इस मतलब उनका कहना था कि मैं बहुत दूर दूर तक गई, बहुत ट्रीटमेंट हुआ, बट ठीक नहीं हो रहा था। सो फिर मतलब टीचर लोग का सजेशन था, जो भी टीचर आते थे वो बोले कि आप हॉल्टर मॉनिटरिंग करवाइए, ताकि आपको पता चले, लाइक आप अभी क्लास में हो, नॉर्मली घर में रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता, और क्लास में ऐसा क्या हो रहा है आपके हार्ट एक्टिविटी, वो हॉल्टर मॉनिटरिंग से पता चल जाए। तो ये करता है कि लाइक आप वहाँ पे देख रहे हो कि हाँ ECG नॉर्मल है, बट फिर भी इस पेशेंट में प्रॉब्लम है, तो आप देखो कि कब प्रॉब्लम होती है, क्या काम करता है, कौन सा स्ट्रेस आती है, जो कि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इकोकार्डियोग्राम कर सकते हो, इसमें बेसिकली साउंड वेव का यूज करके स्कैन करके आप देख पाओगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इस्चेमिक हो गया हुआ है। इको से हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, दिस टेस्ट यूज टू टीनी इलेक्ट्रिकल शॉक देकर डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एबनॉर्मल रिदम, ये शॉक दिया जाएगा, कौन सा काम कर रहा नहीं कर रहा है वो पता चल जाएगा। एक्सरसाइज टेस्ट, जो कि ट्रेडमिल है उससे भी करवा सकते हो कि एक्सरसाइज के टाइम पे बेसिकली उनका कितना जो है एक्टिविटी हार्ट का है वो देखा जाएगा। मैनेजमेंट की ओर हम लोग मूव करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हार्ट ब्लॉक है। 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो यूजुअली नो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, लाइक बहुत सम केसेस में पेसमेकर की ज़रूरत होती है। 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक में नीड पेसमेकर, इसमें पेसमेकर ज़रूरी है सेकेंड में। अगर 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक देखें तो ये इमरजेंसी की कंडीशन है, इसमें पहले तो टेम्पररी पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है जल्दी से जल्दी, ताकि शॉक दे के वो ठीक किया जाए। इसके बाद परमानेंट जैसे ही हो जाए तो ये इम्प्लांट करना पड़ता है ताकि उनकी कंडीशन सही हो। कॉम्प्लिकेशन, अगर सही टाइम पे ना ट्रीट किया जाए तो एरिथमिया की कंडीशन, एकदम रिदम ही खराब हो जाएगा, साथ साथ ब्रैडिकार्डिया ये कंडीशन देखने को मिल सकता है।
रिदम मेंटेन नहीं हो रहा। पहले हम लोग देखे कि एट्रिया अलग कर रहा है, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये सब जो रिदम होना चाहिए वो रिदम बन ही नहीं पाएगा। साथ साथ क्योंकि हार्ट रेट ब्लॉकेज की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसमें नर्सिंग केयर प्लान का हेडिंग क्या था हमारा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर कॉन्ट्रैक्टिलिटी अल्टर्ड हार्ट रेट। मतलब इसमें क्या हार्ट रेट, इसमें क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहे हैं। साथ साथ ये एक एक्यूट पेन का बना सकते हो, जिसमें कि ऑक्सीजन सही ना मिलने की वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने से। तो ऐसा आप ये नर्सिंग डायग्नोसिस बना के फिर वो केयर प्लान बनाना। डिसरिथमिया एंड हार्ट ब्लॉक के बाद अब हमारे सिलेबस में कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर? बेसिकली हार्ट फेलियर बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। हार्ट फेलियर इसमें क्या होगा कि एक टर्म आपको ध्यान रखना होगा कि हार्ट कंजेशन मीन्स कि लोड ज़्यादा होने की वजह से, कंजेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे एट्रिया या फिर वेंट्रिकल का फेल हो जाना। जैसे आप देखो बहुत बार ऐसा गलती मतलब स्टूडेंट के द्वारा होता है, फिर समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि वो सोचते हैं ना कि हार्ट फेलियर जहाँ पे आया मीन्स कि पूरी तरह से हार्ट का फेल होना। ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का फेल अगर किसी सब्जेक्ट में लिखा रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारा सब्जेक्ट में वो फेल हो। अगर आपने एक सब्जेक्ट में भी फेल हुआ, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें लिखा जाता है ना फेलियर। तो उसी तरह से इस कंडीशन में ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि पूरी तरह से हार्ट फेलियर है। इसमें सिर्फ एक मतलब एक किसी एक वेंट्रिकल का, एक एट्रिया का, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हार्ट का जो काम है पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा एट्रिया वेंट्रिकल चल रहा है तभी काम हो पा रहा है। तो इसमें ये डिसफंक्शन रहती है एक की वजह से भी, तो वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में आ जाएगा। पहले से ये जब देखते कि क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल स्टेज विच द हार्ट अनेबल टू पंप। इसमें हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता इनफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। मतलब रेस्ट की कंडीशन में भी जो मेटाबॉलिक नीड के लिए हमें चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ के आए BMR रेट कि जो चाहिए होता है वो नहीं दे पाता है हमारे बॉडी को, चाहे वो रेस्ट की कंडीशन हो या फिर एक्सरसाइज की कंडीशन हो। इवन दो फीलिंग प्रेशर आर एडिक्वेट, यहाँ तक कि फीलिंग प्रेशर जो फील होना चाहिए हार्ट में वो भी सही है, बट फिर भी वो आउटपुट सही नहीं दे रहा है, जो बॉडी के चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो ये है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये जो मैं बताई कि CSF जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है डज नॉट मीन हार्ट आर एक्चुअली फेल और स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बच्चा का अगर फेलियर आ गया तो वो मतलब पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा फेलियर है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है हार्ट का भी वही है कि पूरी तरह से वो फेल नहीं किया है। इसका मतलब ऐसा होगा कि स्टॉप बट वन और मोर चेम्बर ऑफ हार्ट हैज फेल्ड, एक या दो फेल हुआ जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन है। फेलियर कुड बिगिन लेफ्ट और राइट, मतलब हो सकता है कि या तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया या फिर राइट वेंट्रिकल फेल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों फेल है, जिसे हम लोग वाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्या कारण हो सकता है? एबनॉर्मल लीडिंग कंडीशन कि मतलब प्री लोड ज़्यादा होने की वजह से कंजेशन की कंडीशन आप ध्यान रखना, या तो प्री लोड ज़्यादा होगा या फिर आफ्टर लोड ज़्यादा होगा। तो देखो प्री लोड कब ज़्यादा हो सकता है? रिगर्जिटेशन की कंडीशन में, जिसमें हम लोग देखे थे कि वॉल्व जो है सही से क्लोज नहीं हो पा रहे थे। तो जो भी ब्लड जो है वो दोबारा लाइक जो जैसे कि हम लोग वेंट्रिकल का देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो एवटा में ब्लड जाने के लिए जो एवटिक वाल्व है वो क्लोज होना चाहिए, पर रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या था कि ये तो क्लोज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इससे दोबारा ब्लड आ गया। तो इसमें ये कंडीशन होगा कि अब जब प्री लोड का मतलब क्या है पहले वो समझो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो लोड रहता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो फीलिंग आएगी यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हार्ट का आप देखो, और साथ ही साथ ये रिगर्जिटेशन अगर एओर्टा का है तो ये भी इसका ब्लड जाएगा। तो दोनों का अगर हुआ तो ज़्यादा प्री लोड तो ज़्यादा हो जाएगा। मिट्रल ट्राइक स्पीड वाल्व किसी का भी रिगर्जिटेशन हो जिसका होगा वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो प्री लोड इंक्रीज होगी। हाइपर वॉलीमिया की वॉल्यूम ज़्यादा हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगी, मतलब ये सीधा सेप्टा जो है वो लाइक ये हमारा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल इस तरह से बनाओ रफली, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टा में डिफेक्ट है, राइट वेंट्रिकल से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जा रहा है, तो प्रीलोड बढ़ जा सकता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कोई हो तो वही एट्रिया का भी डिफेक्ट हो तो ये भी यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा, तो प्रीलोड जो है वो बढ़ जाना। कंडीशन डेट इंक्रीज आफ्टर लोड, कुछ ऐसी भी कंडीशन है कि मतलब जैसे जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वेंट्रिकल जैसे लेफ्ट एट्रियम जो है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद जो है वो लोड कम जाता है, बट ये भी इंक्रीज है।
जैसे कि हाइपर टेंशन में ऐसा हो सकता है कि प्रेशर वेसल्स में ज़्यादा था, जिसकी वजह से कितना भी ये हमारा हार्ट प्रेशर लगा रहा है बट वो कार्डियक आउटपुट सही से जा नहीं पा रही क्योंकि प्रेशर आगे ज़्यादा है। पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन, इसमें क्या होता है ऑरिफिस जो है वो ये नैरो हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट करके वो बाहर ब्लड जाएगा तो प्रेशर की वजह से ये ऑरिफिस जो है वो स्टेनोसिस की वजह से जा नहीं पाती है। तो ये आफ्टर लोड हो या फिर प्री लोड हो, हमारे हार्ट पे ज़्यादा, हमारे वेंट्रिकल पे ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ेंगे तो ये फेल की कंडीशन, मतलब हाइपरट्रॉपी होते हैं, फिर अपना काम करना बंद करते हैं अगर लगातार ऐसी कंडीशन रही तो ये था एबनॉर्मल लीडिंग लोडिंग, ऐसा आप यहाँ पे लिखना। लोड ही सही से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट एबनॉर्मल मसल फंक्शन, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज। जब भी कोरोनरी में ब्लॉकेज होती है तो वो सप्लाई नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की मसल अब वो सही से काम नहीं करेंगे, वो डेथ हो गए हैं। लिमिटेड वेंट्रिकल फीलिंग, जैसे कि मेटेरियल और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन हो, कार्डियक टेम्पोनेट हो, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल फील ही सही से नहीं हो पा रहे। तो फील नहीं होंगे तो फिर आगे कहाँ से सप्लाई जा पाएगा। अदर जैसे कि हेमरेज की कंडीशन हो गया, एनीमिया, एनेस्थीसिया, प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में हेमरेज की कंडीशन में लाइक ब्लड लॉस हो गया तो फिर ब्लड आ नहीं रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा होते होते एक तरह से, मतलब वो कितना भी कंपनसेट करते एक बार फेल होगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो लीड कर सकता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी में एक तरफ हम लोग देखेंगे प्री लोड वाली कंडीशन, एक तरफ आफ्टर लोड वाली कंडीशन, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो कि नहीं जा पा रहा जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है। तो पहले देखते हैं इम्पेयर्ड पंप फंक्शन, मतलब कि वो पंप जो करना चाहिए और आउटपुट जो देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एट्रियल प्रेशर डिक्रीज टुवर्ड ब्लड फ्लो, अब क्योंकि फ्लो सही नहीं है तो आप सोचो आर्टरी में प्रेशर कहाँ से रहेगी, ब्लड रहना चाहिए ना, तो आर्टरी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता। उसी तरह से हमारा जब रीनल के पास जब जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि ये परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा है, इस पे प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पे क्या करती है हमारी किडनी, रेनिन को सिक्रीट कर देता है। रेनिन फिर वही एंजियोटेंसिन जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। रास सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा तो वो एल्डोस्टेरोन, ये सब का आना, एडीएच, ये सब करेगा क्या, बेसिकली जो वेसल बेसिकली फ्लूइड है, सोडियम है, उसे रिटेंशन करने लगेगा, उसको एब्जॉर्ब होने से बचाएगा, जिसकी वजह से वही बोल रहा है कि रास सिस्टम एक्टिवेट होने से वाटर रिटेंशन होगी। अब वाटर रिटेंशन ये होगा तो क्या होगी, ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली हाई हो जाएगा। हमारे किडनी को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, इससे लग रहा है बस हमारे पास सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम हुई। ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्री लोड वॉल्यूम इस तरह से जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे मसल जो है स्ट्रेच करते हैं, और यही कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा होना हार्ट फेलियर की कंडीशन है। अभी आप कंफ्यूज हो गए होगे, आई नो। देखो क्या बोल रहा है, इम्पेयर्ड पंप फंक्शन, लाइक कोई भी कंडीशन हो, स्टेनोसिस की कंडीशन हो या फिर कुछ भी हो, जिसके वजह से वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और स्टेनोसिस की कंडीशन है, वहाँ पे सप्लाई मतलब वहाँ पे एक तो लोड उसका ऐसे ही ज़्यादा है, पर ये रीनल क्या समझ लिया, ये पूरा ही काम और इसका बढ़ा दिया। ये सोच लिया कि हमारे नहीं है हमारे बॉडी में ब्लड, जिसकी वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा है। अब ये का किया कि अपने मैकेनिज्म के थ्रू और भी जो है वो वाटर को रिटेन कर लिया, तो सोचो अब वो दोबारा फिर से तो हार्ट के पास ही जाएगा, पर हार्ट में स्टेनोसिस है, फिर जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से पंप नहीं कर रहा है और दोबारा से उसे मिल गई, तो प्रीलोड बढ़ते जा रहा है, हमारा हार्ट मसल पूरा ही स्ट्रेच, जैसे बैलून का मैं एग्जांपल दी थी कि स्ट्रेच कर जाएगी, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा। एक टाइम पे ऐसा है कि भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे में औकात ही नहीं कि आप बैलून को फुलाते जाओ, मतलब वो फटेगा, तो ऐसा हमारा हार्ट तो फटता नहीं बट वो काम करना बंद कर देता, तो ये हार्ट फेलियर किसी एक वेंट्रिकल का, हार्ट जिसमें राइट या फिर लेफ्ट में या फिर दोनों में हो सकता है, वो फेल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लाइक ये जो आफ्टर लोड की कंडीशन है वो क्या होता है। वेनस प्रेशर इंक्रीज बिकॉज ऑफ एडिक्वेट पंपिंग कॉज ब्लड पूल वेनस सिस्टम, लाइक जो हम लोग हाइपरटेंशन देखे थे तो ज़्यादा उसमें प्रेशर है तो वो सही से जा नहीं पा रही है। हाइपरटेंशन की कंडीशन बेसिकली प्रेशर ज़्यादा है, या फिर जो भी पल्मोनरी का जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, वो पल्मोनरी में स्टेनोसिस है कि मतलब राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी हमारा लेके जाता है लंग ब्लड, तो उसमें वो वॉरिफिस कम होने की वजह से ये जा ही नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर का ज़्यादा होना। इस कंडीशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें क्या बोल रहा है, वेनस प्रेशर इंक्रीज बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट पंपिंग। अब प्रेशर ज़्यादा है तो इस प्रेशर में, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो क्या वेनस का जो इधर ब्लड है वो आगे तरफ जाएगी, तो ये जो है वो
कॉजेज ब्लड पूल वेनस सिस्टम, जिसकी वजह से वायरस हो जाता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है। ये जब भी आएगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, जिसकी वजह से आफ्टर अब वेसल्स और भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ज़्यादा प्रेशर लगेगी, जिसकी वजह से आफ्टर लोड जो है वो और भी ज़्यादा कंडीशन रहेगा, और भी जो है वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को सप्लाई आगे नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से एक टाइम पे इतना वर्कलोड हो जाएगा कि वो फेलियर की कंडीशन में आ जाएगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बस कॉन्सेप्ट समझो और बहुत आसान है। लेफ्ट साइड अगर हार्ट फेलियर हुआ तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसका रिलेशन हमारे लंग्स से है, वहाँ से ही जो भी हमारा पल्मोनरी वेन है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, बट ये सही से काम नहीं किया तो अब हार्ट वाली मतलब लंग्स वाली प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर रहा तो जो राइट वेंट्रिकल में ये हमारा जो वेन है सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड की पूलिंग ये सब करना, जिसके वजह से जो है वो असाइटस एब्डोमिनल कैविटी में ये सब में ज़्यादा ब्लड ना, तो वो बस एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आसान है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसको याद रख लेना आप डॉग हैप से, जिसमें कि डिस्निया देखने को मिलेगी, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑर्थोपनिया की मतलब जब भी वो लेटेगा तो ज़्यादा फ्लो जो है वो ये वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से होते हुए वेन के थ्रू मतलब ज़्यादा कंजेशन, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो जब भी लेइंग डाउन में वो डिफ़िकल्टी होगी, और जब भी वो सिटिंग में आएगा तो फिर नॉर्मल फ्लो होगी, जिसकी वजह से कंडीशन ठीक देखने को मिलता है। बहुत पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, कफ में फ्रॉथी स्पूटम झागदार हो सकता है, साथ ही साथ अगर रप्चर होगी ज़्यादा प्रेशर की वजह से वैसा तो हेमोप्टाइसिस ब्लड भी देखने को मिल सकता है। स्पूटम में एडवेंसियम ब्रेथ साउंड की वजह से ऐसा विजिंग ये सब देखने को मिलेगा। पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रिलेशन है हमारा लंग्स है, तो ये प्रेशर ज़्यादा हो कंजेशन देखने को मिल सकती है। राइट साइड देखें तो वो एडिमा लोअर एक्सट्रीमिटी में जो ब्लड पुल होगा, वेट गेन हो सकता है ज़्यादा फ्लूइड रहने की वजह से, हेपेटोमेगाली एब्डोमिनल पेन ये सब देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ डिस्टेंडेड नेक वेन, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, साइटस। ये रात के टाइम पे नाइट के टाइम पे उसको ज़्यादा मेनली ज़्यादा जो है वो जब लेइंग डाउन कंडीशन में रहेगा तो उससे ज़्यादा ये यूरिनेशन की फीलिंग होगी, अर्ज होगा, वीकनेस की कंडीशन ये सब देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें तो इको कर सकते हो, जिससे कि चेम्बर से सबका स्ट्रक्चर देखा जाता है, फंक्शन देखा जाता है, तो वो देखने के लिए चेस्ट एक्सरे करोगे तो जो भी पल्मोनरी वेनस का कंजेशन है सही से नहीं जा पा रहा है स्टोनोसिस सब की वजह से, तो वो देखने को आपको मिल जाएगा। एवीजी एनालिसिस करोगे तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, कार्डियक आउटपुट ही तो घट रही है, तो हाइपोक्सीमिया तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। लीवर एंजाइम यहाँ पे देखोगे तो ये अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, राइट साइड का जो हार्ट फेलियर है वो जब सुपीरियर वेना केवा में ये पुलिंग हो रही है, यहाँ पे पोर्टल वेन भी तो रिलेटेड है, तो इसमें भी तो इसमें भी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फेलियर से कंडीशन है, तो लीवर एंजाइम इसमें अल्टर्ड हो गए, तो आप ये डिग्री ऑफ लीवर फेलियर इस एंजाइम को देख के पता कर सकते हो कि अगर वो ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज है तो उससे पता चलेगा। ईसीजी करोगे तो कार्डियक डिसऑर्डर कुछ हो रही है, ये सब आप देखने के लिए बेसिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को देख सकते हो, बेसिकली हार्मोन है, ये तब रिलीज होता है जब हमारा वर्स्ट कंडीशन मतलब हार्ट फेलियर की कंडीशन है सब, मतलब हमारे हार्ट के मसल ये डैमेज सब होते रहते हैं, तो ये देखने को मिलता है, तो आपको ये आराम से ब्लड में देखने को मिलेगा, मीन्स कि हाँ हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है। मैनेजमेंट आप क्या करोगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल सबसे पहले करना होता है, रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड सबसे पहले, ताकि उसको कम करोगे तो वाटर सप्लाई की डिमांड ही कम होगी, तो इमोशनल रेस्ट, वेट रिडक्शन ये सब, अगर वेट किसी का ज़्यादा है तो आप बता सकते हो। कंट्रोल एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, बेसिकली इसमें फ्रूट का जो देख रहे हो कि हमारा रास भी एक्टिवेट है, तो वो सब आपको भी, और हाइपरटेंशन भी ये सब लीड करता है, तो डाइटरी सॉल्ट मना करना होगा। ये फ्लूड रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि फ्लूड भी ओवरलोड होता है, तो इस कंडीशन में फ्लूड भी ज़्यादा नहीं देना होता है पेशेंट, क्योंकि असाइटिस की जब कंडीशन देखने को मिलती है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, वर्कलोड हमारे हार्ट पे ज़्यादा हो रही है, कंजेशन प्री लोड आफ्टर लोड हम लोग जो देख रहे हैं कि ज़्यादा, और भी आप वाटर लोगे सॉल्ट लोगे तो जिसकी वजह से और भी हमारे बॉडी में वाटर आएगी तो वर्कलोड बढ़ेगा। जब हम लोग हाइपर वॉल्यूमिया पढ़े थे तो एक बार दिमाग में मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि कभी ऐसा भी होता है क्या कि पानी किसी को पीने से रोक दिया जाए, तो यही सब कंडीशन अगर हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो फिर
ये सब भी करना पड़ता है कि वाटर भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। वैसे तो हमें पता है कि आप लोग बहुत कम पानी पीते हो, जो कि गलत बात है। ये रिस्ट्रिक्ट आपको नहीं करने बोल रहा है, जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं पीना होता। पानियाँ भर भर के पियो। हमें पता है अभी स्टूडेंट लोग बहुत कम, मैं भी बहुत कम पानी पीती हूँ, बट मेरा तो फिर भी ये क्लास लेने की वजह से प्यास लग जाती है तो मैं पी लेती हूँ, मेंटेन अपना कर लेती हूँ। चलो, थोड़ा बातचीत भी इंपॉर्टेंट था। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में देखते तो वैसोडाइलेटर थेरेपी, जिसमें एंटी जी सिलेक्टेड बीटा ब्लॉकर मेटा जिसपे का एग्जांपल है। अब बीटा ब्लॉकर के लिए मैं कॉन्सेप्ट पहले बता के आई हूँ, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, तो इसमें एग्जाम जस्ट स्पेशली मेटाप्रोलोल एंड ये दे सकते हो। साथ ही साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल दे सकते हो, इफेक्टिव रहेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा। डायूरेटिक दे सकते हो, फ्रूसेमाइड, जो कि ज़्यादा जो असाइटिस की कंडीशन हुई है, फ्लूइड का ही कंजेशन है तो वो कम हो सके। एनजीओ जो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से जो कंडीशन रास जो एक्टिवेट हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए आप ये एनजीओ एसी इनहिबिटर दे सकते हो। डिजिटालिस पॉजिटिव, इसमें इनोट्रॉपिक एजेंट जैसे कि डाइजॉक्सिन जो है, ये क्या काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप पूछा डाइजॉक्सिन दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन था कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, या फिर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टली स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लिटरली मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन की इसमें ज़्यादातर लोग हार्ट रेट इंक्रीज वहाँ पे मार के आ गए, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक जो डाइजॉक्सिन है इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ मसल, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि इसमें कंजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, तो ये हेल्पफुल रहेगा। बीटा ब्लॉकर में आप मेटोप्रोलॉल जो कि डिक्रीज करेगा करता है मायोकार्डियल वर्कलोड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेटल डिसरिथमिया कंडीशन होने से बचाता है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे सकते हो, जो कि डिक्रीज करेगा सोडियम रिटेंशन को। एल्डोस्टेरोन की वजह से ही तो सोडियम रिटेन होता है, तो वो डिक्रीज करेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो हार्ट ट्रांसप्लांट, बहुत ज़्यादा फेलियर, दोनों वेंट्रिकल फेलियर की कंडीशन है, सही से एकदम नहीं काम कर रहा है तो हार्ट ट्रांसप्लांट फिर करना पड़ता है। यूज टू एडवांस हार्ट फेलियर, वही कि अगर एडवांस की कंडीशन में तो आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे तो मॉनिटर द पेशेंट ब्रीथ स्टेटस इंक्लूडिंग हिमोडाइनमिक स्टेटस, जो भी कार्डियक आउटपुट है सबका है वो सब देखना है। ये टर्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेनिंग एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, जैसे कि प्लेस द पेशेंट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट, उनकी जो वर्क है वो रिड्यूस करना है ताकि O2 की डिमांड ही कम हो, धीरे धीरे फिर इंक्रीज करवाना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बैठा के रखना है, बट जैसे जैसे उनकी कंडीशन ठीक होगी। इवेल्युएट फ्रीक्वेंटली फॉर प्रोग्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, जैसे कि टेक फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर, अस्कल्टेड हार्ट साउंड, ये सब आपको देखते रहना होगा। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, ये इसके लिए आप हेड को राइज कर सकते हो। O2 को एडमिनिस्टर करना होगा। अल्टीमेटली O2 ही तो नहीं मिल रहा है। रिस्टोरिंग फ्लूइड बैलेंस, जैसे कि डायूरेटिक, वेट, ये सब का पेशेंट डेली, मतलब ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वेट भी आपको देखने को मिलेगा, तो इस टाइम पे वेट हम लोग को चेक करना रहता है, तो आप रोज़ डेली चेक करके देखोगे। डायूरेटिक दे सकते हो कितना घटा है, ये सब अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। रिफ्रैक्टिव हार्ट फेलियर, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर लीड कर सकता है। साथ ही साथ डिसरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट की भी कंडीशन की पूरी तरह से फेलियर, एकदम से काम करना बंद कर दिया। निमोनिया एंड एम्बोलाई भी अगर ये जो है ये लंग्स में गया तो कंडीशन लीड कर सकता है। अब बस और 3 से 4 हमारा कंडीशन बचा हुआ है। कोर पल्मोनल, पल्मोनरी इडीमा, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टेम्पोनेंट, कार्डियोजेनिक अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। अभी जो टॉपिक है वो आपको रेस्पिरेटरी से भी रिलेटेड मिलेगा। रेस्पिरेटरी पढ़े हो, बहुत जल्दी हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये। सो कोर पल्मोनल अगर देखें ये क्या है, बेसिकली ये राइट साइड जो हार्ट की कंडीशन, बेसिकली इसमें पल्मोनरी जो है वो आर्टरी में, जैसे देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता कि समझने में आसान हो। ये हमारा हार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जा रहा है। इसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ले नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट का फेलियर की कंडीशन देखने को मिला। सो क्या है कोर पल्मोनल, पहले टर्म को ध्यान रखना, सारी चीज़ आप लिख पाओगे। कोर पल्मोनल इज फेलियर ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट बाउट ऑन बाय लॉन्ग टर्म हाई प्रेशर इन किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में एंड राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, इसमें ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर इसमें भी ज़्यादा, जिसकी वजह से फेलियर होना हमारे राइट जो वेंट्रिकल है उसका। इटियोलॉजी क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन की, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया। बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि प्रेशर इसमें ज़्यादा हो गया। फिर अदर भी आर्टरी हाइपर टेंशन की कंडीशन हो तो ये इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा।
क्रोनरिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, जैसे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया पल्मोनरी में। क्रोनिक ब्लड क्लॉट ऑफ द लंग में क्लॉट बन चुका है जिसकी वजह से अब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ले ही नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे फेलियर की कंडीशन आएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस के मतलब लंग्स में अगर बेसिकली यहाँ पे अस्कार सब का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली देखो, जब भी फाइब्रोसिस की कंडीशन होगी तो लंग्स में ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये सही से अब यहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रही है, तो जब जाएगा नहीं तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अस्कारिंग ऑफ लंग टिश्यू, इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, इंटेस्टिशियल लंग डिजीज की मतलब अस्कार फॉर्मेशन हुआ है लंग्स टिश्यू में तो फिर वही रेस्ट्रिक्ट करेगा जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। सीवियर कर्विंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन जो कि है काइफोस्क्लेरोसिस, दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉरवर्ड एंड साइडवेज जो है वो कर्व का हो जाना, बेसिकली कर्वेचर का हो जाना, नर्सिंग फाउंडेशन में डिस्कस करके आए हैं, तो ये भी जो है वो प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से राइट साइड जो वेंट्रिकल है उसका फेल होना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अगर देखें तो एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर जो भी हैं, रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलर बेड और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली जो भी फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, स्कार हो गया लंग्स में, तो जो भी पल्मोनरी वेसल जो जा रहा है इसके बाद जो भी बेड मतलब कैपिलरी ये सब जो बनती है इसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादातर हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन होता है, जो भी सप्लाई ये सब एक्सचेंज ये सब जो होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर जो है वो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है कि मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो इंक्रीज, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बाधा ज़्यादा आने लगेगी। पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे प्रेशर, आप पाइप को लो, आप क्या समस्या मतलब कुछ भी पाइप जो रहता है उसको कहीं पे आप ऐसे दबा के देखना कितना ज़्यादा ये जो है वो मतलब प्रेशर लगेगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर तो इंक्रीज होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर का इंक्रीज होना जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है आफ्टर लोड कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी से लंग्स में ब्लड चला जाता है, बट क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आफ्टर लोड जो कम होना चाहिए वो नहीं हो पाता, इंक्रीज रहता है जिसकी वजह से अब जब भी इंक्रीज होगा तो फेल कैसे होता है, हाइपरट्रॉपी को काम करते करते हो जाता है, जिसके वही है हमारा कोर पल्मोनरी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन। वैसे आप कई बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि कई बुक आपको बोलेगा कि मतलब कोर पल्मोनरी के बाद हमारा राइट जो है वेंट्रिकल पूरी तरह से फेल होना उसके बाद की कंडीशन आता है, उससे भी ज़्यादा सीवियर की कंडीशन, तो ये भी टर्म्स थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी सारी चीज़ ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, लाइट हेडनेस जो है वो फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलती है कि अल्टीमेटली होगा क्या, लंग्स तक नहीं जाना, फिर उधर से ब्लड कहाँ से पाएगा, तो वही O2 का ही सप्लाई डिक्रीज होना, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना जिसकी वजह से सिम्टम सारे देखने को मिलेगी। फैंटिंग सीएनएस में नहीं जाएगा तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट इज यूजुअली फ्रंट ऑफ चेस्ट, कंजेशन हो रही है पल्मोनरी में, कहीं ना कहीं लंग्स का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन रह सकता है, कार्डियक और बेसिकली कोरोनरी का भी सप्लाई कमेगा। स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल, बेसिकली क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो पुलिंग ऑफ ब्लड होगा, बेसिकली इधर भी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग एडिमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। विजिंग और कफिंग देखने को मिलेगा, लंग से प्रॉब्लम है। असाइटस की कंडीशन, एब्डोमिनल में भी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है। लीवर स्वेल होगी, पोर्टल का जो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करोगे, वही पूछोगे, हिस्ट्री लोगे कि क्या कंडीशन थी, पहले से सारा चीज़ पूछना। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, कहीं पे एडिमा है सब देखना, साइन सिम्टम को। इकोकार्डियोग्राम जिसमें कि बेसिकली साउंड वेव का यूज करके पता करना जो भी हार्ट, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को, जिससे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे प्रेशर, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन सब हुई है। लंग्स फंक्शन टेस्ट कर सकते हो, ये हम लोग पढ़ के आए हैं नर्सिंग फाउंडेशन में। इसमें देखा जाता है कि लंग कितना वर्क कर रहा है, कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लंग से भी प्रॉब्लम है तो इसीलिए तो कोर पल्मोनरी इसका नाम है, तो ये इसमें लंग से एसोसिएटेड टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। लंग का स्कैन करना ताकि ब्लड क्लॉट वहाँ पे हुई है, जैसे पल्मोनरी बेड कैपिलरी से ऑब्स्ट्रक्शन सब हो रही थी तो वो सब पता किया जाएगा। चेस्ट एक्सरे कर सकते हो पता करने के लिए, उससे भी अच्छा विजुअलाइज करने के लिए MRI पे आप जाओगे। साथ ही साथ एक डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी और ये डॉपलर में बेसिकली इकोकार्डियोग्राम और डॉपलर
को में डिफरेंस है, पहले वीडियो में ही डिस्कस किए थे। ये फ्लो को शो करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखता है। तो इससे आप क्या करोगे, फ्लो ब्लड फ्लो को देखता है तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना है, कैसा है, क्या फ्लो कैसे कर रहा है वो बता देगा ये। मैनेजमेंट अब आपको पता चल गया तो क्या करोगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो करवा रहा था, पल्मोनरी में प्रेशर ज़्यादा होना, उसी को पहले ट्रीट करो। उसके लिए एम्बिरियंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक और प्रोस्टासाइक्लिन ये सब दे सकते हो। अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है, सीवियर फ्लूइड रिटेंशन हमारे बॉडी में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ट्रीटेड जब भी प्रॉब्लम आए, हम पार्ट 1 से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये बेसिकली ब्लड जो है वो पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा चांसेस रहती है स्वेलिंग एडिमा होने की। तो ये रिटेंशन, सीवियर फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम, शॉक, यहाँ तक कि सही सप्लाई ना मिलने की वजह से डेथ भी हो सकती है। अब हम लोग एक और जो कि कार्डियो और ये आपको लंग्स से रेस्पिरेटरी से दोनों रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पल्मोनरी एडिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। आई नो कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, नोट्स बनाने में एक साथ चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो डोंट वरी, इसके लिए मतलब टेंशन नहीं लेना आपको इन सब का नोट्स आपको अच्छे से, उसमें भी एक्स्ट्रा फीचर के साथ जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। नंबर शो हो रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा लिंक है, उससे आप सीधा व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हो। मैसेज करने के बाद बेसिकली एक बात और, वो नोट्स जो है वो पेड है बट अफोर्डेबल है और बहुत हेल्पफुल रहेगा उसके रिगार्डिंग, मतलब नोट्स के रिगार्डिंग। लाइक सेकंड सेम में जितने भी बच्चे लिए, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आया है। और देखो वो जो नोट्स है, लिटरली मैं बता रही हूँ, मेहनत मेरा बेसिकली वो जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, कैसे पेपर पूछा जा रहा है, बहुत सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद में बनाई हूँ, तो वो आप देख सकते हो, एक बार चेकआउट करके। अगर रिक्वायरमेंट है, आप नहीं लिख पा रहे हो, एग्ज़ाम बहुत पास है या फिर नहीं स्पीड मेंटेन हो पाती है, तो आसानी से वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बेसिकली अफोर्डेबल है, इतना भी प्राइस नहीं है आपका। एक बार मैसेज करना है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या है? Pulmonary edema is a condition which accumulation of fluid extravascular space of lung either in interstitial space और alveoli। ये मतलब ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फ्लूइड जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाना है, एक्स्ट्रा बेसिकली वेसल से बाहर ही जो स्पेस जो है वहाँ पे ही फ्लूइड का चले जाना, यही एडिमा की कंडीशन है। तो पल्मोनरी, बस नाम से ही आप सब जो सारा काम हो जाएगा। सो या तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ की लंग्स टिश्यू की वहाँ पे, या फिर एल्वियोलाई में। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब क्यों आपको कार्डियक में पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक्यूट जो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन होती है, ज़्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है हमारा फेलियर होने की वजह से, जिसकी वजह से गिव राइज सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया इस कंडीशन में देखने को मिलती है। ये फेलियर हुआ जिसकी वजह से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो आ रही थी वो दोबारा ये स्वेलिंग, प्रेशर सब ज़्यादा होना, तो ये अगर फेलियर हुआ तो हमारा जो एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, और फिर वो जो पल्मोनरी वेन लेके आ रहा था वो ब्लड, क्योंकि ये फेल है, वो आगे दे नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से परमिएबिलिटी ये सब इंक्रीज होना और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। कारण अगर देखें तो कार्डियक डिजीज लाइक हाइपरटेंसिव और या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो गया, वल्वुलर प्रॉब्लम, इस सब में होगा क्या कि जो भी कंडीशन जो है ज़्यादा हमारा वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगी। लाइक आर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन अगर मैं समझाऊँ तो इसमें आप कंफ्यूज होगे कि सप्लाई सही से ना मिलने की वजह से वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वही हमारा जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे प्रॉब्लम आना, वो ब्लड सप्लाई नहीं देगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो यही कंडीशन है कि कंजेशन होने की वजह से हार्ट में फेलियर है, तो ये लीड कर सकता है कि पल्मोनरी एडिमा हो जाए। कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़े, वहाँ पे भी ये टर्म एडिमा की कंडीशन हम लोग देखें कि पल्मोनरी में प्रॉब्लम जो भी आर्टरी है, क्योंकि रिलेशन है ना, यहाँ पे हमारा हार्ट है, बेसिकली यही सब ब्लड सप्लाई आने जाने का, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे फिर वही फ्लूइड जो है रिटेन होने की चांसेस रहेगी। अब आप देखो, ये कार्डियक ही नहीं, नॉन कार्डियक कॉजेज भी है जिसके वजह से एडिमा पल्मोनरी में देखने को मिलता है, जैसे कि किडनी फेलियर, इस पे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो लंग्स में जा सकता है।
निमोनिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होगा कि निमोनिया जब हम लोग रेस्पिरेटरी में पढ़े तो वहाँ भी देखे थे कि फ्लूइड सैक में मतलब एल्वियोलाई सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो ये भी जब एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो पल्मोनरी एडिमा ये भी कॉज करवा सकता है। बट यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कार्डियक में पढ़ रहे हैं तो कार्डियक डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है सीवियर ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से इंजरी हो गई वेसल्स में। ओवर ट्रांसफ्यूजन अगर आईवी का कर रहे हो तो ओवरलोड होगा फ्लूइड का, तो जिसकी वजह से भी पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो नॉर्मली पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, कैपिलरी परमेबिलिटी एंड लिम्फेटिक आर इन बैलेंस। कुछ नहीं, जो आप नॉर्मल एडिमा के कॉन्सेप्ट में समझाई हूँ। हमारा ये वेसल्स है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से H2O जो है वो बाहर आता है। अब इसमें जो भी एल्बुमिन सब जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसको दोबारा हमारे वेसल्स में ले जाने का काम करते हैं। कुछ जो फ्लूइड बचता है वो जो भी लिम्फेटिक है वो अपना ड्रेन करेगा। तो ये तो नॉर्मली है कि सब बैलेंस है तो कभी एडिमा की कंडीशन नहीं होगी। बट अगर बैलेंस चेंज हुआ तो फ्लूइड जो है मतलब कोई भी हाइड्रोस्टैटिक, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी। लीवर की कोई प्रॉब्लम, किडनी की सब प्रॉब्लम, लीवर की भी अगर प्रॉब्लम होगी तो जो भी एल्बुमिन है वो कम ही सब आएगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो अगर इन सब में चेंजेस हो तो फ्लूइड जो है वो लंग्स में इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं। जहाँ पे रहना चाहिए वेसल्स में रहना चाहिए वो दूसरी जगह पे, बेसिकली जो भी स्पेस है एल्वियोलाई ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ स्पेस है वहाँ पे आ जाएगी। और यही जो है वो फ्लूइड का इनफिल्ट्रेशन बेसिकली एल्वियोलाई इंटरस्टिशियल स्पेस में आना कंडीशन क्या है हमारा पल्मोनरी एडिमा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी रहा हमारा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो वहाँ पे फ्लूइड का कंजेशन मतलब फ्लूइड आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में तो जब भी हमारा हार्ट जब भी ब्रीदिंग करेंगे तो उस टाइम पे डिफ़िकल्टी होगी, सीवियर डिस्निया देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है, सडन ऑनसेट ऑफ ब्रीथलेसनेस एंड सफोकेशन पेशेंट में देखने को मिलती है। एकदम वो बहुत ज़्यादा सफोकेट फील करेगा। ऑर्थोफिनिया हो सकता है, साथ ही साथ रैपिड नॉइजी ब्रीदिंग जिसमें कि क्रैकल एंड व्हिज साउंड आपको सुनाई देगी, फ्लूइड वहाँ पे है तो पिंक ऑफ फ्रॉथी स्पूटम साथ ही साथ ब्लड के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हुई तो रैपिड पल्स देखने को, टैकीकार्डिया की कंडीशन, हार्ट हमारा कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। वेन ऑफ नेक आर डिस्टेंडेड क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो वेन्स भी डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी। साइनोसिस की कंडीशन, बेसिकली O2 का सप्लाई, एक तो पल्मोनरी भी अब O2 का सही से नहीं करेगा और एक तो उधर हमारा वेंट्रिकल भी फेल है, तो ये सब क्या लीड करेंगे, O2 का सप्लाई नहीं मिलेगा जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकती है। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस की भी कंडीशन O2 मतलब नहीं मिलेगा तो देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगी, मेडिकल एंड वही नॉर्मल आप लिखोगे। एबीजी एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि इसमें ये हार्ट से रिलेटेड मतलब सॉरी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, O2 बेसिकली कम है तो वो सब आप देख सकते हो। चेस्ट एक्सरे जो कि कंफर्म कर देगा, ये पल्मोनरी एडिमा के लिए कंफर्मेटरी है। चेस्ट एक्सरे से आपको पता चलेगी फ्लूइड कहाँ है। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि डिटरमाइन करेगा कि O2 कितना पेशेंट में है, वो सेचुरेशन लेवल आप देखोगे 95 से बेसिकली कम मिलेगा आपको। ECG जो कि कार्डियक फंक्शनिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए देखने के लिए, इको कर सकते हो हार्ट को देखने के लिए कि वेंट्रिकल कहाँ फील है। अल्ट्रासाउंड ऑफ लंग जो कि रिवील करेगा, ये भी दिखाता है अल्ट्रासाउंड से कि फ्लूइड कहाँ बिल्डअप हुए हैं, प्लूरल रिफ्यूजन ये सब की भी चांसेस रहती है कि प्लूरल स्पेस में चला जाए, तो ये सब आप देख के पता कर सकते हो। कुछ नहीं ध्यान रखना है जो इसमें, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब लंग्स भी इन्वॉल्व है तो आप दोनों प्रॉब्लम मतलब दोनों ECG भी लिखोगे, इको भी लिखोगे और लंग्स वाले जितने भी डायग्नोस्टिक उसको भी लिख सकते हो। बस मैनेजमेंट क्या करना है कि बेसिकली ऐसे जो पेशेंट है पल्मोनरी एडिमा वाले, एक तो वेंट्रिकल भी फेल है, कार्डियक आउटपुट सही से मिल नहीं रही है तो ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। मैनेजमेंट क्या किया जाए कि सबसे पहले तो पोजिशनिंग देखे तो सीटिंग पोजीशन, लेग जो है वो डैगलिंग मतलब ऐसे आप बैठते हो ना, मतलब ये हमारा बेड है ऐसे करके, तो ये ऐसे रखना होगा ताकि वेनस रिटर्न सही से रहे। ऑक्सीजन तुरंत देना होगा ताकि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, O2 की तो सप्लाई कम हो रही है वो अच्छे से हो पाए। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन देखे तो वेसोडाइलेटर दे सकते हो जिसमें कि नाइट्रोग्लिसरीन यूज टू रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन ऑफ ब्लड मतलब जो नहीं हो पा रहा था वो वेसोडाइलेटर की वजह से सही हो पाएगा। फिर ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हो जिसका एग्जांपल है थियोफाइलिन, ताकि जो ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन रिलैक्स हो सके। मॉर्फिन दे सकते हो, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन ट्रीटिंग पल्मोनरी एडिमा, ये डिक्रीज करता है डिस्निया और एंजाइटी की कंडीशन को, साथ ही साथ इंक्रीज पेरिफेरल ब्लड पूलिंग टू डिक्रीज
प्रीलोड सो इट डिक्रीज प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। हो क्या रहा था कि बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर ये सब हो रही थी, तो ये पेरिफेरल ब्लड पुलिंग को भी डिक्रीज कर, देखो पुल जब होगा तो ये प्रीलोड की जो कंडीशन है, मतलब वेसल्स से जो भी वेन है, वेन से कम ब्लड आएंगे तो प्रीलोड भी कम होगा, वहाँ पे कम जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कैपिलरी का वो कम होगा, जिससे कंडीशन ठीक हो सकती है। डायूरेटिक आप देख सकते हो जो कि रिडक्शन ऑफ वेनस रिटर्न, और वही फ्लूइड जो है वो बाहर निकालेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का वाइटल आप ले सकते हो हाई फॉलर पोजीशन, ताकि लंग्स एक्सपेंशन की कंडीशन में हो तो ज़्यादा वो O2 का डिफ्यूजन हो पाएगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड, ऑक्सीजन देना है। मॉनिटर अल्टर्ड ब्लड गैस, एबीजी भी आपको देखते रहना है। हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैपनिया, मतलब CO2 भी तो बॉडी से नहीं बाहर जा रही है, लंग से नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे एडिमा है तो ये देखने को मिल सकता है। मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट देख सकते हो कि कैसा है। टीच पेशेंट टेक स्लोअर ब्रीथ, इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन, मतलब डीप सांस लो, ऐसा बताओ, इंस्ट्रक्ट करोगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लेग एडिमा, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सब हो सकती है वहाँ पे भी अगर फ्लूइड चला गया तो। और कार्डियोजेनिक शॉक में भी O2 सही से ना मिलने की वजह से कार्डियक की प्रॉब्लम है अल्टीमेटली ना, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक आप यूनिट 3 में देखना, हम लोग पढ़ के आए, तो ये हो सकता है। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर देखें तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का बना सकते हो रिलेटेड टू एक्सेड फ्लूइड इन लंग्स, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तभी तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये आप 1-2 का लिख देना, अगर एग्जाम में आया तो इस तरह से आप बना देना। आई नो कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट फास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 3 से मैं ज़्यादा इसे नहीं ले जा सकती। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूनिट 3 देखो बहुत अच्छे से सब चीज़ का कॉजेज मैनिफेस्टेशन अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, तो आप वहाँ पे सेम टॉपिक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। कार्डियक टेम्पोनेट देखते हैं, इसके बाद हमारा एक और लास्ट टॉपिक रहेगा। नोट्स में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए लिख दी हूँ कि यूनिट 3 में आप पढ़ लेना, सेम टॉपिक है। कार्डियक टेम्पोनेट हम लोग देखते हैं, तो कार्डियक टेम्पोनेट क्या कंडीशन है, बेसिकली जो पेरिकार्डियल जो स्पेस है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना। देखो सबसे पहले आप समझो कि पेरिकार्डियम है क्या, यूनिट 1 में ही हम लोग डिस्कस करके आए हैं, जो कि एक लेयर है वो कवर करके रखता है हमारे हार्ट को। अब इसके 2 लेयर है, पेराइटल और विसरल। इसके बीच में कुछ फ्लूइड होती है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है, बट ये प्रेशर ज़्यादा हो जाना, ये कंडीशन है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ऐसे कि अगर ज़्यादा इसमें फ्लूइड ये सब आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो कंडीशन है। बट उससे भी वर्स कंडीशन की, मतलब प्रेशर ज़्यादा ये जनरेट करने लगे, तो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन। सो क्या बोलता है, कार्डियक टेम्पोनेट इज अ रैपिड अनचेक्ड राइज इन प्रेशर इन द पेरिकार्डियल सैक। जो पेरिकार्डियल जो सैक होता है, जो पेरिकार्डियम का लेयर से जो बनता है, उसमें दैट मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि क्या करता है, कंप्रेस करता है हार्ट को, और इम्पेयर डायस्टोलिक फीलिंग, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो डायस्टोल के टाइम पे हमारा जो भी वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, बट प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से सही से फील नहीं हो पाएगा। और जब फील नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वो जब फील ही नहीं होगा तो देगा कहाँ से, तो वही रिड्यूस हो जाता है, और उसी से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलती है। क्या बोला, इट इज़ अ ट्रू कार्डियक इमरजेंसी रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। बहुत मतलब कि कार्डियक इमरजेंसी की कंडीशन है, वो भी ट्रू की, ऐसा नहीं कि मतलब किसी का मतलब इसमें बहुत जल्दी ही इंटरवेंशन चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख लो, ये हार्ट है, ये हमारा कि पेरिकार्डियल सैक है, इसमें मतलब पेरिकार्डियम का लेयर है ये सैक, और इसमें ज़्यादा ये जो प्रेशर लगा रहा है, तो देखो आप ये जो फ्लूइड है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो ये कहाँ से फील कर पाएगा, कहाँ से हमारा जो भी वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो पाएंगे। तो टेम्पोनेट वही बोलता है कि हार्ट डज नॉट स्ट्रेच आउट फुल्ली, क्योंकि प्रेशर लगा रहा है तो ये स्ट्रेच नहीं हो पाता है। इटियोलॉजी अगर देखें तो हीमोपेरिकार्डियम की एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड फ्लूइड इन पेरिकार्डियम कैविटी, मतलब ट्रॉमा है सबके वजह से इसमें ये ब्लड या फिर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, जो कि ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। बेसिकली ब्लड हीमो का यहाँ पे है, तो ब्लड का ध्यान रखना। इडियोपैथी कॉज लाइक ड्रेसलर सिंड्रोम, जो कि हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करके आए हैं, सॉरी पार्ट 1 में डिस्कस करके आए हैं। ये कंडीशन जिसमें कि पेरिकार्डाइटिस सब कंडीशन होना। वायरल पेरिकार्डिस, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट सर्जरी, ये सब हुई है, जिसके वजह से लाइक हार्ट सर्जरी। तो इसमें क्या होती है कि जो भी फ्लूइड जो है वो जो भी सिक्रेशन जो है अगर इसमें आ गया, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगाने लगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो
सही से रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेच आउट नहीं हो पा रही, फील नहीं हो पा रही है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो कार्डियक टेम्पोनेंट क्या है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड एक्यूमुलेट होना है, फिर ब्लड का एक्यूमुलेट होना, कुछ भी एक्यूमुलेट हो गया। ये क्या करता है? कॉज कंप्रेशन ऑफ हार्ट चेम्बर। हार्ट चेम्बर पे जो हमारा वेंट्रिकल है, जो भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस पर ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल प्रेशर जनरेट होगी। वेंट्रिकुलर क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है तो वो फील नहीं हो पाएंगे। अभी फील नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो एक टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 ml है वो नहीं मिल पाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। और अल्टीमेट क्योंकि यही स्ट्रोक वॉल्यूम से ही हम लोग ये हार्ट रेट से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है, तो यही कम है तो कहाँ से मिल पाएगा? तो वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहता है। कुछ नहीं है इसमें, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत सही हम लोग देख रहे हैं। अब जो एक्यूमुलेट हुआ वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है, हमारा हार्ट जो स्ट्रेच फील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जा रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगी? टैकीपीनिया, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है कंपनसेट, क्योंकि O2 का सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये अपना हार्ट रेट इंक्रीज करेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। डिस्निया और ऑर्थोपनिया जैसे भी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को प्रेशर, ब्लड तो सही से फील नहीं हो पा रही तो वेन में ये सब प्रेशर ज़्यादा, वहाँ पे वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, क्योंकि जब भी वो सांस लेगा तो सही से एक्सपैंड तो हो नहीं पा रही है, तो टच करेगा तो वो पेन लीड कर सकती है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, साथ ही साथ कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, O2 का सही से नहीं मिलना, सीएनएस में नहीं जाएगा, हमारे ये सब में नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन लीड करेगी। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस हो सकता है। एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये भी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज वेनस में क्यों प्रेशर ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि सही से वेंट्रिकल फील नहीं करे तो ब्लड जाएगा कहाँ, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए चेस्ट एक्सरे आप कर सकते हो, जो कि स्लाइटेड वाइडेड मीडियास्टिनम इफ पॉसिबल, कार्डियोमेगैली ये सब दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा है तो ये मीडियास्टिनम की वाइडेड है सब कंडीशन। मीडियास्टिनम क्या है, सेपरेट वीडियो क्या होता है बहुत अच्छे से 25 मिनट का आप चाहे तो देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग में, बहुत मज़ा आता है। ईसीजी अगर देखें तो कंडक्शन सिस्टम, मतलब इफेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी बेसिकली। अब प्रॉब्लम है तो सारा चीज़ देखना पड़ता है, तो वो चेक करने के लिए नॉर्मल है, अब नॉर्मल है देखना पड़ेगा। सीटी स्कैन है ऑफ चेस्ट करोगे तो उसमें इट हेल्प टू अर्ली मार्क कार्डियक टेम्पोनेट का पता चल पाता है। पल्मोनरी कैथेटराइजेशन, मतलब कैथेटर डाल के देखना, हेल्प टू डिटेक्ट इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो पता चल पाएगा इस कैथेटराइजेशन के थ्रू। बेसिकली स्कैन इसमें इमेजेस अभी देखी जाती है, बहुत पहले पार्ट 1 में ही हम डिस्कस करके आए हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव जब पढ़ रहे थे। लास्ट आप इकोकार्डियोग्राफ कर सकते हो, जो पेरिकार्डियल एफ्यूजन हुआ है, पेरिकार्डियल सैक में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड सब आए हैं वो रिवील कर देता है। स्ट्रक्चर फंक्शन को ये देखता है साउंड वेव के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, तो मेन एम आपका होना चाहिए कि कार्डियक कंप्रेशन जो है उसे, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली यही तो हो रहा है, कार्डियक फील नहीं हो पा रही, वेंट्रिकल जो भी है, चैम्बर जो भी है, तो वो देखना है सबसे पहला मेन आपका होना चाहिए कि वो रिलीफ मिले। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो क्योंकि O2 सप्लाई घटा है। यूज टू इनोट्रॉपिक एजेंट एंड सिंपैथेटिक कैटाकोलामाइन, जो कि अफेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर इन हार्ट, जिसके वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, तो ये हेल्पफुल रहेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि इसमें परफॉर्म करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ये इन दिस प्रोसीजर कैथेटर जो है वो लेफ्ट इन पेरिकार्डियल ड्रेनेज बैग से अटैच कर दिया जाता है, जो कि जो भी फ्लूइड है वो कंटिन्यूअस ड्रेनेज हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या काम? तो असेस द पेशेंट अर्ली साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कार्डियक टेम्पोनेंट, क्योंकि ये वर्स्ट कंडीशन होती है अगर आपके पास पेशेंट है, लाइक सर्जरी के बाद होती है, तो सर्जरी के आपके ऑब्जर्वेशन में पेशेंट रहता है पोस्ट ऑपरेटिव, तो उस कंडीशन में अगर कोई सिक्रेशन वहाँ पे उसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेंट की आपको सिम्टम देखने को मिली, तो आपको अर्ली साइन आपको डिटेक्ट करके जल्दी से डॉक्टर को बताना है। अगर O2 रिक्वायर्ड है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आपको एडमिनिस्टर कर देना है। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, ताकि उनका सप्लाई जो है, सबसे पहला तो रेस्ट बोल रहा है, तो रेस्ट दोगे तो O2 का डिमांड कमेगा, साथ ही साथ एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी
पुलिंग होगा, हो सकता है कहीं पे एडिमा ये सब ना हो, इसके लिए वेनस रिटर्न सही से आ पाए, ये आप इसके लिए एलिवेट कर सकते हो लोअर एक्सट्रीमिटी को। मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब है वो एडमिनिस्टर करना है, फ्लूइड है ऑर्डर तो वो सब आपको एडमिनिस्टर करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड इंक्रीज स्ट्रेस ऑन हार्ट मसल्स, जैसे कि स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बावल मूवमेंट की वो कंडीशन वर्स हो सकती है, तो वो आपको बताना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड इंक्रीज स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन ना हो, ना ही कोई स्ट्रेन हो, जैसे कि बाउल मूवमेंट के टाइम पे स्ट्रेनिंग ये सब होना, तो वो सब इंस्ट्रक्ट करना है कि अवॉइड करना है, जिससे नहीं तो और वर्स कंडीशन हो सकती है। अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, यहाँ तक कि सर्कुलेटरी जो है वो कोलैप्स भी कर सकता है, इवन डेथ भी होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं कि ये ट्रू कार्डियक इमरजेंसी कंडीशन, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान। लास्ट है हमारा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट को हम लोग कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो अभी आप ध्यान रखो, फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे हार्ट अटैक, जो कि इस्चेमिक कंडीशन होना, सप्लाई ना मिलने की वजह से टिश्यू जो डैमेज हो रहे थे। सेकेंड हम लोग हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर की कंडीशन देखे, वो अलग कंडीशन की वजह से। अब भी देखेंगे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन, जो कि हमारा ये क्या कंडीशन है, पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाना, बेसिकली सप्लाई ये सब डिक्रीज होना, हार्ट हमारा पूरी तरह से बीटिंग करना स्टॉप कर देगा। सो क्या है इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कार्डियक अरेस्ट रेफर टू सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएगी, सांस भी आपको नहीं पता चलेगा, ना ही वो मतलब फैंट होकर वो गिर जाएगा, उनकी हार्ट फंक्शन पूरी तरह से लॉस हो जाएगी। डेफिनेशन अगर देखें तो कंडीशन इन विच द हार्ट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप बीटिंग, बीट ही नहीं करेगा कोई भी, जैसे कि हम लोग देखे थे कि हार्ट ब्लॉक, हाँ हार्ट ब्लॉक का थर्ड स्टेज ये लीड कर सकते, थर्ड डिग्री लीड करेगा, बट उसमें तो फिर भी कार्डियक आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रही थी, बट इसमें पूरी तरह से बीट जो है वो मिलेगा ही नहीं, एसी नोड एवी नोड कुछ भी नहीं, बीट ही नहीं करेगा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, पूरी तरह से सेसेशन, स्टॉप हो जाना ब्लड फ्लो अगर टू हार्ट, चाहे वो ब्रेन हो, वाइटल ऑर्गन, लंग्स, सब किसी को नहीं मिल पाता है। सो कॉजेज अगर देखें तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से, आप माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनिटी चैप्टर याद करो, जिसमें कि बेसिकली वेसल्स जो है इतना डायलेट हो जाते हैं इस कंडीशन में कि हार्ट को अनएक्सपेक्टली मतलब वहाँ पे जा ही नहीं पाता है, वेनस रिटर्न वहाँ मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली सडनली जो है वो स्टॉप कर देगा अपनी बीटिंग को। चोकिंग, अगर फूड भी चोक हो जाए तो भी ये लीड कर सकता है कि लंग्स में चली गई तो सप्लाई बेसिकली वो टू एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो आ नहीं रही पल्मोनरी से ब्लड, तो ये लीड करेगा। हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन की वॉल्यूम ही नहीं है, हार्ट के पास आ ही नहीं रहा है, तो ये बीट करना स्टॉप कर देगा। ड्रग रिएक्शन की वजह से भी ये बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन सब होगी जिसकी वजह से लीड कर सकता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा हाइपो कैल्सीमिया ऐसे भी कंडीशन हो जाए तो ये लीड कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स, ज़्यादातर जो स्टर्नियस एक्सरसाइज एक बैक से करते हैं उनमें हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो, हाई बीपी की कंडीशन हो तो ये लीड करेगा। ज़्यादा प्रेशर हाई बीपी में रहने की वजह से एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो बीट करना ही बंद कर देगा हमारा। तो फिजियोलॉजी अगर देखें तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हार्ट जो है नॉर्मली बीट करना जो है वो बंद कर दिया। बेसिकली एरिथमिया की कंडीशन आती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो सही से रिदम मेंटेन पहले नहीं कर पाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है वो चेम्बर बीट एबनॉर्मली। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हम लोग पढ़ के आए फर्स्ट में ही कि प्रॉब्लम चाहे वो कोई भी हो, लाइक ज़्यादा डायलेट हो गया हो तो सप्लाई ना मिलने की वजह से बेसिकली पहले तो फिब्रिलेट होगा कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये वेंट्रिकल जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। हार्ट डज नॉट रिसीव सिग्नल, अब ऐसा होगा कि फाइनली वो रिसीव नहीं कर पाएगा सिग्नल। और लास्टली कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो। पैथोफिजियोलॉजी में भी आपको बस इतना ध्यान रखना कि पहले एरिथमिया कंडीशन होगी, वेंट्रिकुलर जो है वो बहुत ज़्यादा धड़केंगे। इसके बाद जो है वो ऐसा कंडीशन आएगा कि ब्लॉक ही हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल या ऐसे नोड सब कुछ भी नहीं, कुछ भी सिस्टम का काम नहीं करना, जिसके वजह से पूरी तरह से स्टॉप करना, कोई भी सिग्नल रिसीव न करने की हालत में हमारा हार्ट नहीं रहेगा, वही कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है। अल्टीमेटली इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक हम लोग जो भी वेनस रिटर्न सही से नहीं हो रहा है, हाइपोवॉल्मिया हो रहा है, तो हमारे ऑक्सीजन ना तो फ्लूइड आ रहा है, साथ साथ ना ही तो
क्रोनरी आर्टरी को सप्लाई मिल पाएगी। तो इस कंडीशन में कहाँ से, ना तो उसके पास वॉल्यूम आ रही है, ना ही उसको काम करने के लिए एनर्जी मिल रहा है, तो इस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो फर्स्ट टाइम इसका साइन है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, आउटपुट आ नहीं रहा तो पल्स भी आपको फील नहीं होगी, ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाता है, साथ ही साथ प्यूपल जो है वो डायलेटेड आपको देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, फैंटिंग अर्ली, फिर जो है वो पूरी तरह से वो अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करोगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब पहले क्या कंडीशन थी, हाइपरटेंशन इस सब की, हाई बीपी इनको पहले या फिर इनके फैमिली में थी, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, हाइपोवॉल्मिक कोई कंडीशन था। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, कॉन्शियसनेस से सब का खत्म होना, पल्स से सब आपको फील नहीं होगा, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन जिससे रिवील होगी बेसिकली हार्ट की जो भी कंडीशन है, और अल्टीमेटली सबसे पहले तो सीपीआर आपको देना होगा, इसके बाद फार्माकोलॉजिकल इसमें स्टार्ट होता है। सो फार्माकोलॉजिकल देख लेते हैं। एसी इनहिबिटर जिसमें इनालाप्रिल, बीटा ब्लॉकर जिसमें प्रोपेनॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आप एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, इनोट्रॉपिक ड्रग डाइजॉक्सिन दे सकते हो। इन लोग करेगा क्या, दिस मेडिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड ट्रीट कंट्रोल एबनॉर्मल जो रिदम हुई है, बेसिकली पहले रिदम जो है एबनॉर्मल पूरा पाल्पेट करते करते जो ब्लॉक होता है तो वो सबको ये हेल्प करता है, मतलब हार्ट अगर ज़्यादा फड़फड़ा रहा है तो ये सबको पहले ट्रीट करेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब एकदम से कंडीशन ख़राब आई है कि एकदम ही बीट सब तरह से स्टॉप हो गई है, तो आप जैसे डाइजॉक्सिन यहाँ पे हार्ट स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कि स्ट्रेंथ की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो, बट एकदम से है तो सीपीआर इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा, क्रिटिकल सडन अगर कार्डियक अरेस्ट है तो, ताकि सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाए। इसके बाद डिफिब्रिलेशन देना होता है, हाई एनर्जी नॉन सिंक्रोनाइज वेव को आपको देना होगा ताकि बीटिंग जो है वो रिदम को नॉर्मल लाया जाए। दिस शुड बी प्रोवाइडेड विद इन अ मिनट, नहीं तो डेथ हो सकती है। इट इज़ डिवाइस विच सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू हार्ट, बहुत पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मतलब एग्जाम में लिखने के लिए कि डिफिब्रिलेशन का है कि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है, हार्ट को झटका देकर जो है वो रिदम को मेंटेन करवाने की कोशिश। इसमें ऐसे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है, लाइक जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे हार्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज सब आ गई तो ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हो। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज थी और सही से सप्लाई ना मिलने की वजह से अगर उसके वजह से लीड किया है तो कोरोनरी में अगर प्रॉब्लम है तो बाईपास भी आप कर सकते हो कि मतलब ये हमारा लाइक ये लाडा में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो सीधा जो है एओर्टा से दूसरे आर्टरी को मार्जिनल सबको जोड़ दो, मतलब दूसरा रास्ता बना दो कि एक रास्ते में भीड़ है तो आप दूसरे रास्ते से जाते हो तो ये बाईपास कर सकते हो। अल्टीमेटली तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस सब कंडीशन हो गई, बहुत देर से अगर सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो ये हमारा कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन। सो फाइनली हम लोगों का ये कार्डियोवैस्कुलर जो भी प्रॉब्लम, नर्सिंग मैनेजमेंट और पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का भी चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली ये वीडियो आप समझ पाए होंगे। इन सब का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स की अगर फीचर की मैं बात करूँ, पहले भी मैं बता दी हूँ, जितने भी टॉपिक है आसानी से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम पे अभी देखो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर उठा के देखते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब अभी अपना सिलेबस उठाओ और किसी भी पेपर को उठाओ, अपने सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अभी आप बहुत जगह सुनते हो स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट वे में पढ़ो। स्मार्ट का मतलब मैंने जहाँ तक अपने लाइफ में यही देखा है कि टाइम को बचाना, साथ ही साथ स्मार्ट वे में अपनी एनर्जी को बचाना। तो उसके लिए आप कोई भी सोर्स ढूंढो, अपने बुक से आपको समझ में आता है बुक देखो या फिर वीडियो देखो, कैसे भी करके आपको सिलेबस अपने एग्जाम के लिए कंप्लीट करना होगा। अगर कम टाइम है आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। बेसिकली नोट्स पेड है बट अफोर्डेबल है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे फीचर है, बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए है वो। तो एज योर विश आप जा सकते हो, देख सकते हो, बस मैसेज करना है, पेमेंट के बाद आपको तुरंत सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो अगर प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगी। ऐसे होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं बहुत ज़्यादा प्रयास की हूँ। ये 20 आवर का बेसिकली 20 घंटे का ये चैप्टर था आईएनसी के अकॉर्डिंग भी देखे तो, फिर भी मैं इसे चाही थी कि 4 घंटे में निपटा दूँ, बट ये हर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने तरफ से
चाही हूँ कि आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूँ और होपफुली आपका रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट जिनका भी क्लियर, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जिन लड़कियाँ कार्डियक क्वीन लिखेगी और लड़के कार्डियक किंग लिखेंगे, ये जितने भी है आप फैमिलियर हो गए होगे 80 से 90%। मेरा ऐसा है, मैं अपने मेहनत से बताती हूँ कि आपका ये क्लियर रहा होगा कि कौन सी प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे आप फंसते हो, क्या चीज़ें थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लिटरली बहुत मेहनत लगता है, तो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसी वीडियो के लिए मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे का मेरे पास मैसेज था।